बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक सारे एक और सुबह के प्यारे प्यारे मेहमानों को नहीं बल्कि अब तो मेज़बानों को, क्योंकि आप भी अब इस प्रोग्राम का बहुत अहम हिस्सा है। मुझे कहते हैं हुमायूं से बबासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे को हम हमेशा 2-3 डिस्क्लेमर जो है वो अपने साथ लेके आते हैं। उनमें से एक तो ये होता है कि अगर वीकेंड का कोई प्लान नहीं किया तो कर ले, वीकेंड को एंजॉय करें, तभी आपको दोबारा से मंडे आने का मंडा तो मैं रोमांटिक भी कहा था। क्या हो गया भाई, कौन सी अंग्रेजी है तुम्हारी? मुझे लगता है जुकाम होने के साथ साथ जुबान भी को भी बुखार तो मंडा जो आने वाला है, उस मंडा आने वाला है ना, उससे आप लोगों ने मजा तभी आएगा आप लोगों को वीक शुरू होने का, जब आप लोग वीकेंड का मजा भरपूर तरीके से लेंगे। तो अभी तक अगर कोई प्लान नहीं है तो कर ले। अच्छा, उसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं वो तो ले सकते हैं भरपूर मजा। जो मुझे से कवारे वो क्या भरपूर मजा ले, मतलब किसके साथ जाएं? ना कोई जाने वाला। मुझे लगता है हमसे ज्यादा इन लोगों के जानने वाले निकल आते हैं वीकेंड पे जाने के लिए। हम तो बेचारे ये दिन ससुराल के साथ ये करना है, वो दिन मैके के साथ ये करना है, वहां ना जाओ। एक मशवरा है, मैं कहता हूँ इस बार ना आप लोग अपने सास ससुर को भी साथ लेके जाएं, बहुएं अपनी सास ससुर को भी साथ लेके जाएं, वीकेंड पे प्लान बनाएं, उनके साथ जाएं, मजा आएगा। देखो उनका भी हक है, इट विल बी गुड फैमिली गेट टुगेदर, व्हाई नॉट यू स्टार्ट इट? है ना, डन। लेकिन मेरा मसला ये कि मैं उन लोगों को नहीं बताती कि क्या करना है, वो लोग फिर मुझे बताते हैं, क्योंकि अब्बू के अपने प्लान्स होते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है इस वीकेंड आप लोग कर दे। अच्छा हलीमा, एक सवाल है आपसे। हलीमा, उधार कभी किसी को दिया? हाँ दिया, और फिर आमीन पढ़ ली उसमें। आमीन पढ़ लिए। आर यू वन ऑफ दोज जिससे उधार नहीं लिया जाता वापस? नहीं, मैं नहीं ले सकती। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो उधार देकर लेना बहुत अच्छे तरीके से जानता। अच्छा यार, मुझे ये पता है टेक्निक सीखनी है मुझे। लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ इस तरह का हुआ 2-3 दफा ना। लोगों को मैंने कहा कि यार ये तो उसको इसने मुझे कहा था कि मुझे दे देंगे और ये मुझे नहीं दे रहे, तो फिर सबने काफी बेइज्जती करनी शुरू की। वो कह रहे मैं ले लेता हूँ वापस, उससे ना मांगे। कह रहे मुझे 50,000 देगा, मैं आपसे भी ले लूंगा भाई, मेरे पास है। नहीं, अच्छा खैर, उसके बाद क्या हुआ कि मुझसे 1-2 लोगों ने फिर मांगने शुरू किए, तो फिर मैंने ना उनको कहना शुरू कर दिया कि यार मेरी तरफ से रख लो, क्योंकि मुझे अच्छा मैं हलीमा आई गिव दैट मच ऑफ अमाउंट, मैं इतने पैसे देता हूँ कि जितने मुझे अगर वो चले भी जाएं तो मैं कहता हूँ कि यार कोई नहीं, पर अगर कोई हेवी अमाउंट जब भी मांगता है, जैसे स्टैंड पे जैसे लोग हैं 50,000 रुपया, जो मैंने घटा खुद कभी नहीं देखा, तो अगट्ठा, मुझे पता तुम ये कहोगी, अगट्ठा नहीं होता जो हो गया, ठीक है, वो मैंने खुद कभी नहीं देखा। बट हलीमा, ये जब मैंने आज उधार का तो मतलब टॉपिक किसी वजह से लाया, ठीक है, ये एक चीज होती है कि आपने उधार भी दिया और रिश्तेदारी भी गई। लिटरली जब आप उससे मांगते हो ना, तो आप ऐसे मांगते हो कि जैसे वो पैसे उसका हक था जो आपने उसको दे दिए, और अब माइंड कर लेगा, अब वो माइंड कर लेगा कि आपने उससे वापस क्यों मांगे। नहीं, आप बदतमीज हो, आप क्या पैसे मांग, आप क्यों मांग रहे हो पैसे यार? और कहते हैं यार, कहते हैं बड़ा कमीना इंसान है यार। लोग पता क्या कहते हैं, मैंने कर ही देने थे वापस, मैंने कौन सा खा लेने थे, मेरे पास जब होते तो मैं कर देता। भाई अगर आपने 1 लाख रुपए लिए, फॉर सपोज हाइपोथेटिकली कर, मैं तो रिश्तेदारों वाली बात बताऊंगा। अब आप उनसे सोचो कि वो 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए वापस करेंगे, तो ये तो घाटे का सौदा ही है ना। आज 1 लाख रुपए की जो रिश्तेदार होते हैं ना, 10,000 की वैल्यू होगी उतनी। मैं बताता हूँ, जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो पैसे मांगते हैं, उनके अगर बच्चे कुछ मांगे तो कहते हैं सारी जिंदगी मेरे अम्मी अब्बू इसके साथ करते रहे, इसने कभी ये ना देखा कि मैं आज मैंने 20,000 इससे ले लिया, मेरे माँ बाप सारी जिंदगी। ओ भाई, तेरे माँ बापों ने किया है ना, तो मेरे माँ बाप ने भी किया होगा बल पलट के, पर कोई सीन नहीं है। पर ये आप लोग याद रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी को पैसे दें तो उतने पैसे दें जितने आप उसको फॉरगो कर सकते हैं, अल्लाह के हवाले कर सकते हैं। वरना याद रहे, जब भी पैसे आप लें तो डंकी की चोट पे लें, कहीं पैसे वापस कर। मेरे जैसे लोग यार पता है कि मुझे ना पता नहीं शर्म आने लग जाती है पैसे वापस मांगते हुए। मुझे होता है कि अब मैं किस तरह से कभी उधार लिया है? उधार लिया है मेरा नहीं। ये जो कह रहे हैं पीछे से अच्छे लोग की निशानी है, मैंने भी दुरुस्त करता हूं। मैंने भी उन्हीं लोगों से उधार लिए जिन्होंने मुझे यही
समझ के दिए कि उधार वापस से ले लिया। गया। हाँ, अच्छा मैं भी उन्हीं से लेती अच्छा हूँ। मेरी एक दोस्त है, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड, मतलब शी इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स कायनात। तो मैंने हमेशा फुकरा बन के उससे उधार लिए, कभी वापस अच्छा मेरा एक दोस्त है बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझे फोन लेके दिया, ठीक है, उसने मुझे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा मैंने फोन लेना है, तो उसने मुझे ले लो अभी दे देता हूं। कहते तू ले ले, तू तेरे पास जब हुए दे। तो अब वो इतना बदतमीज वगैरह थे जिंदगी में, जब हमारी अब लड़ाई होती है ना, कहता है यार मुझे ना पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, वो ना लिटरली फोन से कहता है यार वो मुझे मेरे पैसे भिजवा दे। मैं कहूं यार, मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं फौरन ठीक कर लेता हूं उसके साथ। मेरे कहा ये ना अच्छा एक दफा पता है क्या उधार से मुझे याद है, जो आप कह रहे हैं ना पेरेंट्स करते हैं, जब आपके पेरेंट्स किसी के साथ करते हैं ना तो वो अच्छी चीज आपके सामने कभी ना कभी आती है। तो आप अगर ये सोचो ना कि मेरे पेरेंट्स ने किया तो वो अच्छी चीज आपके सामने आ जाएगी। एक दफा मुझे याद है कि कुछ इस तरह का सिचुएशन हुई घर में कि हम 3 बहन भाई, मेरे ख्याल से 3 से 4 बहन भाई, हम एक वक्त में यूनिवर्सिटीज में थे। आपको पता है यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एक ही टाइम पे एंड होता है, फिर दूसरा एक ही टाइम पे शुरू होता है और आपने फीसेस देनी होती है। तो अब 2 मेरे बहन भाई, जो मोहम्मद था उसकी भी बहुत ज़्यादा फीस थी, आमना की भी बहुत ज़्यादा थी, मैं और आयशा ज़रा नॉर्मल टाइप उसमें थे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में थे, तो इतनी नहीं थी। तो अब थोड़ा ना इस तरह का हुआ मसला कि हम थोड़े परेशान हुए कि अब किस तरह से फीस देनी है। हम घर से निकले और हम स्ट्रीट के बाहर, हमारी जो गाड़ियां हैं ना उनका भी नंबर वही है जो हमारे घर का है, 63, तो वो काफी मशहूर है। गली नंबर भी बता दो, सेक्टर भी बता दो। नहीं हम इतना नहीं लोग पहुंचेंगे, जल्दी बताओ ना। तो हम घर से स्ट्रीट से निकल रहे थे तो एक सामने से गाड़ी आई, उन्होंने ना ऐसे हाथ दे के रोकना शुरू कर दिया ना हमारी गाड़ी को। तो हम रुक गए, हमने कहा पता नहीं टायर पंचर हो गया क्या हो गया। तो वो अंकल निकल के आए, उन्होंने कहा भट्टी साहब की गाड़ी है। तो हमने कहा हाँ, कहते हाँ गाड़ी से मैंने पहचान लिया था, तो भट्टी साहब हैं घर पे। हमने कहा नहीं वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए। तो कहते अच्छा ये ना लिफाफा आप उनको दे दीजिएगा। तो हमने खैर ले लिया, लफाफा हमने ले लिया। अब लफाफा थोड़ा मोटा था तो पता लग गया, जाहिर इतने पेंडू तो नहीं है कि पैसे हैं इसके अंदर। तो हम घर वापस आ गए, कोई पेंडू नहीं होता, ठीक है, मतलब उससे गड्डी से पता लग गया। खैर हम घर वापस आ गए तो बाबा आए, हमने बताया उनको कि आपके नाम के लिफाफा देके गए। तो उन्होंने कॉल की उन अंकल को, तो अंकल ने कहा कि वो मेरा बेटा ना बाहर के मुल्क जा रहा था तो आपने पैसे दिए थे, तो अब ना ये उसने वापस किए कि आप ये रख लें पैसे। तो लिटरली इस तरह से घूम के आपके लिए अच्छी चीजें आती हैं जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो। अच्छा कभी तंदूर वगैरह पे गई हो, वहाँ पे लिखे होते हैं जुमले उधार के मामले में, कभी देखा है तंदूर के क्या जुमले? मैंने ये बहुत मशहूर देखा, शेख रशीद की शादी तक उधार बांधे। अच्छा एक होता है नकदी, हाँ मैंने भी पढ़ा है। एक होता है नकदी बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, ये एक लिखा होता है, ठीक है। और मैं कभी कभी नहीं भी नान के पैसे हुए तो शेर पड़ा है, मैंने कहा वापस चला जाता हूँ, ये यहाँ से उधार नहीं मिल रहा। अच्छा अब कभी कभी नान भी लोग उधार का लेते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होता था, मेरे घर वाले मुझे पैसे भेजते थे तो मैं कुछ उसका ले लेता था। तो मैं अब्बू के नाम का ना, मैं कहता था अब्बू ने कहा कि नान दे दे, तो अब्बू ने तो महीने के बाद के वहां से गुजरना होता था और तो पूछता होता। और मेरे माशाल्लाह आपको नहीं देते थे यार, मैंने तो ये हरकतें बहुत सुनो तो सही ना, अल्लाह ताला अब्बू को मैं कहता हूँ सेहत और जिंदगी दे, वो बड़े वो हर महीने में ना आप जन्नत नसीब करवाने वाले थे। अल्लाह ताला जन्नत भी नसीब करे उनको, यकीनन हमें सबको जन्नत नसीब भी करे। पर बड़े मजे की बात है कि हम गुजरे होते हैं दुकान से किसी चीज से, तो अब्बू हर महीने के पूछते थे कि मेरे को पैसे नहीं देने थे, और कभी अब्बू को वहां से ना नहीं मिली। कहते हाँ आपके बच्चों ने ली, टेनिस की बॉलें ली होती थी, टेनिस की बॉलें ली हुई थी हमने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेते थे और अम्मी डांटती थी, लेकिन अब्बू के लिए हमने उधार माशाल्लाह रखा होता था। मेरी मामा जो है ना, ये 500 का अगर नोट आपको देख के मार्केट भेज रही है ना, तो 10 चीजें बताएंगी, 10 चीजें, ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना। अभी आप 7वीं पे बाहर जा रहे होगे, हाँ हलीमा बात सुनो, ये भी रह गया, ये भी ले आना। अब 500 के नोट में क्या ही आ सकता है? तो फिर आप जब जाते हो और आप लेते हो तो फिर आप कहते हैं कि यार ये लिख लेना, ये जब बाबा आएंगे ना तो वो पे कर देंगे। अब मैं क्या कहूँ यार, मैं क्या कहूँ कि मेरी माँ बड़े मजे की बात है, मैं हमेशा साइकिल पे लेने जाता, दही वगैरह लेते, और ये कभी मुमकिन नहीं है कि मैं दही और दूध सलामत लाया वापस घर, मैं जरूर गिरा देता था, कुछ ना कुछ में से गिर जाता था, या तो दही पीठ में से गिर जाता था या तो दूध गिर जाता था। फिर वापस जाता मुझे पता था मार पड़ेगी, तो मैं कहता अब्बू के नाम का लिख लें। अच्छा तो मेरे से भी ना बचपन में क्रॉकरी बहुत टूटती थी, बहुत ज्यादा। जैसे अभी मुझे मेरी मामा ने कहा ना ये प्लेट जाके रखा हो, तो मैं जाते जाते टूट जाती थी, और मुझे लगता है मेरी मामा को ये लगता था कि जानबूझ के हरकत करती है ताकि इससे मैं कोई काम ना करूं। लेकिन उन्होंने भी ना मतलब वो नहीं किया, गिव अप नहीं किया, उन्होंने कहा काम तो पुत्र तू ही करेगी। लेकिन एक और बात वो मुझे कहती है, तुम्हारे हाथों में क्या सुराख है? ये हाथों में सुराख है, ये मेरी वो बेटी है जिसके हाथ में सुराख है, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे भी मेरे बारे में कहा जाता था कि वो बेटा है मेरे जिसके हाथ में सुराख है, ये सिर्फ चीज तोड़ेगा। और दूसरा मुझे बड़े मजे की बात ये लगती थी कि अभी अम्मी ने कुछ चीज देने के लिए भेजा, जो तुमने बताई, अम्मी ने कहा कि ये वाली चीजें ले आओ, ये वाली चीजें ले आओ, वो होगा 150 रुपए का नोट, 150 200 का नोट होगा, उसमें होगी घर की सारी ग्रोसरी,
अच्छा जाते अच्छा सलाद के पत्ते भी ले आना। मैंने कहा अगर कहें तो सब्जी की दुकान पूरी ही 200 में उठा के ले जाऊं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि घर वालों क्यों नहीं पता चलता कि यार ये चीजें थी। और दूसरी और घर की जो साथ वाली दुकान है, जो घर के साथ वाली दुकान है, उसके बारे में मशहूर होता है कि यहाँ चीजें महंगी मिलती है, पता नहीं क्यों। हाँ, क्योंकि ज्यादा लोड होता है ना, तो उनके पास चीजें कम होती है तो वो महंगी बेचते हैं। अच्छा, ये एक दफा हम लोग बाजार गए, मामा ने कोई पैसे शैसे दे के भेजा, तो जब हम वापस आए, अब मामा जो है ना हिसाब लेती है एक एक पाई का कि हाँ। 2 हिसाब मुझे लिखवाओ क्या क्या हुआ है। तो अब मैं हिसाब दे रही हूँ तो उसमें से ना कोई 1000 रुपए कम। ओए 1000 रुपए, और मामा के लिए 1000 रुपए, सोचो क्या वैल्यू होगी उसकी। तो मामा बार बार ना कही 1000 रुपया कहाँ गया, 1000 रुपया बेटे कुछ लिए तो बता दो, 1000 रुपये कहाँ गया। नहीं मुझे याद आया ना, फिर फाइनली हमें याद आया कि हमने तो मांगने वालों को किसी को 200 किसी को 300 करके ना दे दिया 1000 रुपया। तो उसके बाद जब मामा को ये इंकशाफ हुआ कि मांगने वालों को दे दिया तो बड़ी डांट पड़ी। और फिर मामा ना एक जुमला कहती थी कि जब अपनी शादियां होंगी ना, मियाँ के पैसे ना दांतों से पकड़ पकड़ के खर्च करेंगी, ये तो बाप का वैसे तो उड़ाई जाओ। अब वैसे दांतों से करती हूँ। हाँ वैसे ये बात सही है। आज तक कोई 100 रुपया इस हलीमा ने हमारे पे खर्च नहीं किया। मैं कहता हूँ दुनिया की हर जगह से होकर आई है, सब गवाह इस चीज के। हलीमा से कभी आपने 50 रुपया निकाला, लेकिन आज इनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो बड़े खुले दिल के लोग हैं, यकीनन बहुत मदद करते हैं। उनके ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आज ये बात करने का मकसद ये था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम बहुत बातें करते हैं, क्रिटिक करते हैं कि हमारे मुल्क में ये वो है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे चल रहे हैं। कौन है आप जानते हैं, हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत सारे लोगों से जब आप फॉर्मली बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली हो जाती है, लेकिन जब इनफॉर्मल बात होने लगती है तो आपको अंदाज़ा होता है उनकी पर्सनैलिटी कितनी जॉली और कितनी मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह जो हमारे साथ गेस्ट हैं इनके साथ कभी इनफॉर्मल बैठने की भी कोशिश करेंगे। आज तो आप लोगों से अगर आपको मरियम ने इजाज़त दी तो मैं ले लूंगी मरियम से आज तो जी आप लोगों को फॉर्मली पिछले वीक भी ये अनाउंस किया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हम फ्राइडे को शो करेंगे। आप लोगों में से अगर किसी की कॉल्स रह गई थी पिछली दफ़ा तो वो आज हम जल्दी से कॉल्स खोल देंगे और आप लोग कॉल करके अपना मसला जो है वो पूछ सकते हैं। ID कार्ड नंबर आप लोगों ने फ़ौरन से बता देना है, हमें पूछने की ज़रूरत ना पड़े बार बार। आप लोग फ़ौरन अपना ID कार्ड नंबर जो है वो हमें लिखवा दें ताकि जल्दी से आपके मसले का हल आपको बताया जा सके। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नवीद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर कमिंग। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। और अहमद साहब भी जो है वो हमारे साथ यहीं पे मौजूद हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने तारुफ कराया था कि यहीं पे बैठे हुए होंगे, फ़ौरन से आप लोगों का ID कार्ड नंबर लिखेंगे, आप लोगों के मसले का हल उसी वक्त बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? कैसे बखैर आपको भी देखने वालों को। बहुत शुक्रिया सर। ये जितने भी मसले मसाइल लास्ट टाइम हम लोगों ने किए थे, कुछ लोग ऐसे रह गए थे जिनके मसलों का आपने कहा था कि हम उनसे राब्ता करेंगे, राब्ता करके मसला हल होने तक की सिचुएशन में पहुंच जाता है बंदा 1 हफ्ते तक। जी बिल्कुल, हमारा यही निज़ाम है कि हमारे पास एक तो ट्रैकिंग हो जाती है और मसले का पता चल जाता है। जी, और उसके बाद फिर हम उनको, जो ज़्यादा मसला होता है वो लोगों को गाइडेंस का होता है। लोगों को पता नहीं होता कि जब कोई मसला फेस हो तो हम क्या करें। तो फिर जब हम उनसे बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो वो मसला फ़ौरन हल हो जाता है। वीक तो काफ़ी लंबा टाइम है, उससे पहले भी बेसिकली 1 या 2 दिनों में उनका मसला रिजॉल्व होता है। लाइक किसी को ये नहीं पता होता कि वो एलिजिबल है प्रोग्राम के लिए, तो उसको हमें सिर्फ ये बताना है कि आप एलिजिबल हैं और आप अपना किसी एजेंट के पास जाएं, पेमेंट बैंक के पास, और वहाँ पे आप जाके पेमेंट वसूल कर लें, तो वो राइट अवे जाके ले सकते हैं। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को सवाल नहीं है, पर मुझे अक्सर लगता है कि लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम के लिए। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो बड़ा कंसिस्टेंटली बड़ा बेहतरीन चल रहा है, तो इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत सारी दूसरे ममालिक ने इसको कॉपी किया है और इसको चला रहे हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। और ऑफ कोर्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज़ वन ऑफ दोज। आपके चेयरपर्सन, मैं पढ़ता रहता हूँ अखबार, तो मैंने देखा आपके चेयरपर्सन जो है वो डॉक्टर अमजद साहब हुए, अमजद साकिब साहब। तो मेरे बड़े मजे की मुझे वो हेडलाइन लगी, तो मैंने कहा मैं आप जब आएंगे तो आपसे पूछूंगा, इट वाज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इट मींस अ लॉट कि जब आपका लीडरशिप चेंज होती है तो आपकी चीज़ें और मजीद बेहतर होती हैं। डू यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल, डॉक्टर अमजद साहब का ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। उन्होंने जितना काम किया है और अखुवत उन्होंने एक इदारा पूरा खड़ा किया है, बहुत बेहतरीन। और उनके पास ना
सिर्फ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है बल्कि फला का काम, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, लोगों से मिलना। तो वो जो होता है ना कि लोगों की नब्ज़ जानना, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर अमजद साकिब के अलावा मेरे ख्याल चांदी बंदे होंगे जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड में जाके काम किया और लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा हुआ। सर रूथ नन के बारे में बता दीजिएगा जो उन्होंने आपको बताया। जी बिल्कुल, वो एलिजिबल हैं। ठीक है। मेरे ख्याल है किसी वजह से उनकी ये जो ट्रांच है जो इस अक्टूबर से दिसंबर वाली है वो जनरेट नहीं हुई। तो अभी हम स्टेटस चेक कर लेते हैं कि किस वजह से ब्लॉक हुई। कंप्लेन यहाँ रजिस्टर्ड होगी तो इट विल बी सॉर्टेड आउट। मेरा ख्याल है किसी रीज़न की वजह से उनकी ये पेमेंट ब्लॉक हुई होगी, या उन्होंने पिछली दफ़ा पेमेंट नहीं विड्रॉ की होगी तो हमने इस दफ़ा रोक दी होगी, या उनका जो है वो अंगूठा पिछली दफ़ा नहीं लगा होगा तो इस वजह से ब्लॉक, कोई ना कोई वजह ज़रूर है। हो सकता है वो खुद से लेने ना गई हो, कोई और लेने चला गया। होता ये है कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में 6 माह के अंदर लोग पेमेंट विड्रॉ ना करें तो हम उनकी पेमेंट रिट्रीव कर लेते हैं, और जब तक वो हमें कंप्लेंट नहीं करते दोबारा हम जो है वो उनको पेमेंट डिस्पर्स नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह का कोई इनका केस ऑलराइट, जब तक हम उनका देखते हैं कंप्लेन। अब हमारे पास है नासिर। अस्सलाम वालेकुम नासिर, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम जी, नासिर बात कर रहा हूँ, अब्दुल हकीम से बात कर रहा हूँ जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अब्दुल हकीम से। अच्छा बताइए। जी हमने ना अपनी बेगम का ना इंदराज करवाया था, 1 साल हो गया है। ठीक है। डेमोक्रेसी में हमारा इंदराज हो गया था लेकिन ना अहल हो गए थे। ओके, आईडी कार्ड नंबर बेगम का? 36 जी ठीक है। 49 58 4958 4958। आगे जी देख बताऊँ एक आगे आपकी आवाज कटना शुरू हो गई है मेरी जान, आप जरा जगह चेंज करें। 4532 नहीं पूरा नहीं, आप दोबारा एक बार फिर बताएं, दोबारा बताएं एक बार। 36 ठीक है। हाँ जी 49 ठीक है। 4532 ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। अभी आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो नाअहल हो गए थे और क्यों हुई थी नाअहल, ये जानना चाह रहे हैं? जी जी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी बताते हैं। सुहेल का पता लग गया, वो कह रहे थे कि मेरी मदर को नहीं मिले। उनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है उनका सर्वे नहीं हुआ, और उनसे मेरी दरख्वास्त है कि या तो वो जो शनाख्ती कार्ड उन्होंने प्रोवाइड किया वो हमारे डेटाबेस में नहीं है, और या उनका हमारे पास सर्वे नहीं हुआ। इज दिस पॉसिबल कि नादरा से शनाख्ती कार्ड बना हो और डेटाबेस में ना आए? जी जी बिल्कुल पॉसिबल है। जब तक वो हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर के ऊपर आके अपना सर्वे नहीं करवाएंगे उस वक्त तक हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उनको जो है बेसिकली हम ये गाइड कर सकते हैं कि फौरी तौर पे हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर पे चले जाएं। आदिल हमारे साथ मौजूद है, फिर हम रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार दोबारा एक बार फिर पूछ लेंगे। आदिल हमारे साथ मौजूद है। आदिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आदिल भाई। जी मेरा मसला ये, एक बार पैसे आए थे ना, ठीक है, दोबारा नहीं आए। ठीक है। कब आए थे आदिल भाई? लास्ट पैसे कब आए थे? आखिरी बार पैसे कब आए थे? पिछले महीने, अक्टूबर में, नवंबर में? 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने पहले आए थे। ठीक है आदिल भाई, आईडी कार्ड नंबर लिखवा दें। 21201 21201 5489 5489। हाँ आगे 5489 84 68। ओके परफेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं आपका दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 21201 5489 8468। ठीक है। हाँ ठीक है। आपके पैसे दोबारा नहीं आए उसका बताना है आपको। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अच्छा रिजवान है जी हमारे साथ लाहौर से। रिजवाना है। अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवाना बहन क्या कहना चाहेंगी? जी अभी मैंने भी लगवाना था, मैंने पता करना था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा ये सर्वे। सर्वे नहीं हो रहा आपका? आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है? नहीं, मैं गई थी वहाँ पे, बहुत लाइनों में धक्के खाए थे, फिर मेरा वहाँ पे आईडी कार्ड भी रखा उन्होंने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हमने करवाना है। आपने हलीमा ने आपसे पूछा आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है कि नहीं, ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं करवाई? नहीं हो सकी आपकी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बताते वो होना जरूरी है। देखिए फिर उसके पहले कुछ नहीं होता सर, रजिस्ट्रेशन का तरीका अगर एक बार फिर देखिए सर, हमारे हर तहसील दफ्तर में एक डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर हमने कायम किया हुआ है। तकरीबन 650 तहसीलों में हमारा ये सेंटर मौजूद है। वो किसी भी वक्त जाके वो 6 डेज़ अ वीक, सैटरडे अगर ये समझती है कि बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, रश होता है, तो एज़ कम्पेयर अदर डेज सैटरडे को हमारा बहुत कम रश होता है, और हमने सैटरडे को डेडिकेट किया हुआ है
एल्डरली पीपल को, ट्रांसजेंडर्स के लिए, और जो सर माजूर जो अफराद डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बता रहे हैं वो ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके जाना है, अटेस्टेड होने चाहिए? सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड उनको लेके जाना है, चाहे वो कॉपी ले जाएं या वो अपना ओरिजिनल ले जाएं। ठीक है। सिर्फ उस बंदे का, उस हाउस होल्ड का किसी न किसी एक फर्द का प्रेजेंट होना जरूरी है। हम अंगूठा लेंगे, उनका वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनका सर्वे हो जाएगा। कोई इसके अलावा कोई इसकी कोई फीस नहीं जरूरत नहीं है, है। कोई और किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा फरजाना। बिल्कुल सिर्फ आपने एक आईडी कार्ड लेकर जाना है, कोई वो आपसे और 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें या इस तरह की कोई चीज नहीं मांग रहे जो आप लोगों को इतना मुश्किल लग रहा है। सिर्फ अगर हाँ identification सिर्फ card आपका। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और जिस बंदे ने जाना है वो जाके कह दे सर कि मैं भाई आपसे मेरे एक घर और आके ना सवाल आप करूंगा लोग इस कर दो। आइडेंटिफिकेशन कार्ड के हवाले से। हमारे साथ फरजाना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी 36,300 ये ना मैं पहले लेती थी बेनजीर के पैसे, ठीक है। अच्छा अब ना मेरे अब नहीं मिल रहे मुझे साल से ना। जिसने अच्छा तो हाँ जी आईडी कार्ड नंबर लिखवा दें। ये 36,302 31302 36,302 36,302 36 या 31? हाँ जी 36 ठीक है ठीक है। 36 हाँ ओके। जी 36,302 32 64 64 64 या हाँ जी आगे? 34 आगे आगे जी आगे 96 96 32 32 96 32 ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। जो इससे पहले भाई थे जो इससे पहले भाई थे जो कह रहे थे कि मुझे एक किस्त मिली और उसके बाद नहीं मिली। जी जी, आदिल भाई। जी। वो वही मसला है कि उन्होंने अभी अक्टूबर आदिल, में आदिल। उन्होंने अक्टूबर में ही पेमेंट जो है वो अपनी रिसीव की है। ठीक तो है अब उनको अगली जो पेमेंट है वो फरवरी में जाके मिलेगी। हाँ, इस क्वार्टर की वो पेमेंट ठीक है। गुलाम कासिम की कॉल है जी। गुलाम कासिम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कासिम भाई। नवीद अकबर से मेरा एक दो सवाल है। एक ਤਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ को अपडेट नहीं किया गया, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अच्छा अच्छा ठीक है हो गया। ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ 2017 ਕੋਲੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਡੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬਾਲਾਂ ਦਾ। अच्छा ठीक हो गया। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दें। शनाख्ती कार्ड शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा कार्ड दें। दस दो अपना। दूसरा सवाल भी सुन ले मेरा। जी, दूसरा जी, सवाल जी, भी जी, सुन ले, मैं दसो सारा दसो नंबर बताता हूँ। जी दसो दसो। ते मेरी घर वाले को पैसे पहले मिलते हैं मुजफ्फरगढ़ चू वाला सा पिछली दफा 2-4 सूबे खाते लिया दे विच पिछली किस्त को लिया ए वाली किस्त वादा दिन तेरी मुजफ्फरगढ़ चली गई है, लेकिन लिया दे विच मेरा अकाउंट शिफ्ट नहीं किया थी। एड्रेस मेरा पहाड़पुर लिया आंदा पे ठीक आंदा पे। अच्छा ते मेरा जरा अकाउंट है वो लिया दे विच नहीं पिया खड़दा। पिछली किस्त को लिया तो मिलदी पई है, ए वाली किस्त वाल मुजफ्फरगढ़ चली गई है। अच्छा ओके। एक केस लाबरी लिया तो एक मुजफ्फरगढ़ तो ये मुजफ्फरगढ़ जब वजने है कि ना तो सारे को थोड़ा दूर थी मैं ना ते आसानपुर है कोना जी भाई दारिया या कोट तू वना पहुंची। ठीक हो गया। एक्सप्लेन कर दे। ठीक है जी। ते ठीक दूसरा ये जेरे माजूर बच्चे हैं इन्हें माजूर लोग जितना भी हैं इन्हें दा पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी दे विच रिकॉर्ड कर लें तो हुन मेरा कार्ड नंबर नोट कीजिए घर वाली दा। ठीक हो गया। अपना आईडी कार्ड नंबर दस दो। 3203 8470 84 70 84 70 92 58। 58 एक तो मेरा माजूर बच्चे वाला मेरा मसला हल करो, दूसरा मेरा अकाउंट वाला मसला ही हल करो। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है जी बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। मैं वैसे क्विकली इससे बता पहले फरजाना का जो मसला था रिजवाना का हो गया हल। रिजवाना ने तो मसला बताया ही नहीं था ना। हाँ वो कहती वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं हाँ, करवाई। उसको तो हमने बता वो दिया बता कि वो किसी भी दिया जगह हाँ पे वो जाके। क्वेश्चन नहीं था सर अगर आईडी कार्ड नहीं होता आपके पास वल तकदीर तो आइडेंटिफिकेशन का कोई भी घर में किसी फर्द किसी एक फर्द का, क्योंकि जो सर्वे होता है वो पूरे घराने का होता है, ठीक है तो सर। घर के किसी भी एक फर्द का वो इवन बेफॉर्म में भी आपका आईडी कार्ड आई नंबर जस्ट वांटेड तो टू मेंशन वैसे होता पूछना है। चाह रहा था कि वो हाँ। क्या मसला होगा कि अगर आप ये वाली किस्त आई भी है और वैसे इनका सर्वे भी ड्यू है। ओके। फरजाना का सर्वे भी ड्यू है। फरजाना की बात फरजाना नहीं जो अभी कॉल की जो अभी कॉल की गुलाम कासिम की अच्छा। इनका सर्वे अभी ड्यू है।
पर उन्हें कह रहे किस्त मिल चुकी है, एक लिया से मिली है और एक उनको मुजफ्फरगढ़ से मिली है। एड्रेस का बता दें। जी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चीज़ें उन्होंने सवाल किया। एक तो ये है कि जो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, पंजाब का इदारा है, वो हमारा डाटा इस्तेमाल करते हैं लोगों को वेलफेयर के लिए, तो वो हमसे जब भी डाटा मांगते हैं हम उनको दे देते हैं। तो बेसिकली इनको उनसे रब्ता करने की ज़रूरत है कि वो डाटा इनका अपडेट करवाएं। ठीक है, हमसे वो जब भी अपडेटेड डाटा मांगेंगे हम उनको प्रोवाइड कर देंगे और इनका नाम जो उस लिस्ट में मतलब इसमें आप लोगों के हाथ से कोई लूप होल नहीं है, वहाँ से है, वो जब भी आपसे मांगेंगे आपके पास डाटा तैयार है उनको देने के लिए। एग्जैक्टली वो हमसे। दूसरा जो इनका सवाल है कि उनको एक किस्त लिया से मिली या मुजफ्फरगढ़ में मिली, सो बेसिकली हमने निज़ाम ये रखा हुआ है कि जिस बंदे का जहाँ पे सर्वे होता है जी, किस्त उनको वहीं से मिलनी चाहिए। सो इनका जो सर्वे हुआ है वो अपेरेंटली मुजफ्फरगढ़ में हुआ है। ठीक है, जो लास्ट टाइम ये कह रहे हैं कि लिया में मिली है, तो हमने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सम टाइम हम उस डिस्ट्रिक्ट लॉक को रिमूव कर देते हैं, फिर वो किसी भी जगह से जाके पैसे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लॉक लगाने का जो मकसद है वो इन्हीं लोगों की वेलफेयर है। बिकॉज अगर हम डिस्ट्रिक्ट को अनलॉक कर दें, हाँ। तो ये जो साइबर क्राइम होता है, लोग बलूचिस्तान में भी बैठ के लोगों की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इनकी किस्त जो है वो निकलने के चांसेस हैं साइबर क्राइम के थ्रू। बिल्कुल, तो जब डिस्ट्रिक्ट लॉक लगाते हैं तो वो हमें पता चलता है कि कहाँ से पेमेंट विड्रॉ हो रही है, कौन विड्रॉ कर रहा है, तो हमारी चेक एंड बैलेंस। उर्दू में एक्सप्लेन कर दे। ये हो सकता है कि अगर वो किसी आप ओपन कर दे डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह उनको एक दफा मुजफ्फरगढ़ से मिल रही है, एक दफा लिया से मिल रही है, हो सकता है किसी और जगह से भी कोई और आके उनकी जगह, हो सकता है उनका आईडी कार्ड कहीं गिरा हो, कुछ भी हो, आईडी कार्ड दिखाया, कॉपी दिखाई और वो पैसे लेकर चला गया। क्योंकि थंब पे इम्प्रेशन के ऊपर पेमेंट होती है, तो सिलिकॉन के लोग थंब बना लेते हैं और उनको इस्तेमाल करके जो जितने भी ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको इस्तेमाल करके वो पेमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर जब ये हमारे पास आते हैं, तो अभी ये क्या करें? अभी इनको देखें, लिया और मुजफ्फरगढ़ में कोई इतना खास डिस्टेंस नहीं है, इनको अभी पेमेंट मुजफ्फरगढ़ में ही मिल जाएगी। इनके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वो जाके मुजफ्फरगढ़ में किसी भी वक्त आप गुलाम भाई मुजफ्फरगढ़ जाएं, वहां से जाके आपकी पेमेंट हो जाएगी। फरजाना का मसला जो मुल्तान से कॉल की थी, उनका बता दीजिए, उनका चेक कर लें। मैं अगर आईडी कार्ड कहते हैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ये आईडी कार्ड ये फरजाना का लिखा हुआ है, ये आप लिख लें। मुझे सर ये बताएं कि कभी कभी आईडी कार्ड पे दो पते होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस और एक होता है आरजी पता, जिस पे आप रह रहे होते हैं, जिस तरह कुछ लोग हाँ किराए के घरों में रह रहे होते हैं, लेकिन उनका मुस्तकिल पता जो है वो उनका आबाई घर होता है। तो ये जो आपको मिलती है रकम, ये आपके आबाई घर में मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो आबाई घर होता है वो कहीं गाँव दूर दराज में होता है और वो शहरों में रहे होते हैं किराए के घर पे। तो उसमें भी बता दें थोड़ा सा, ताकि लोगों को आइडिया हो कि वो उसी वक्त करेक्ट करा ले, वो बाद में ये ना कहें कि हम बार बार गाँव नहीं जाते। देखिए, हमें जो सर्वे के वक्त ये जो एड्रेस देते हैं हम उस पर रिलाई करते हैं। सो इनका आर्जी या परमानेंट एड्रेस हम आईडी कार्ड के ऊपर रिलाई नहीं करते। जो भी हमें एड्रेस बताते हैं कि हम इस एड्रेस पे रह रहे हैं, हम वो एड्रेस जो है वो इंदराज करते हैं उसका अपने सर्वे रिकॉर्ड में, उसके बाद फिर वो एड्रेस उनके साथ हम टैग कर देते हैं, उनके साथ मैच कर देते हैं। और अगर एड्रेस चेंज कराना चाहे तो आईडी कार्ड पे चेंज होगा या आपके पास भी आके हमारे सर्वे, हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर में आके उनको अपना एड्रेस चेंज कराना नहीं सर, अगर आईडी कार्ड वो नहीं, आप ये तो नहीं मांगते जब वो कहते हैं कि जी अगर मैं आपके सेंटर में गया हूँ, मैं उनसे कहूँ कि जी मेरा पता बदल दीजिए आपके सेंटर में, उन्हें कहा नहीं पहले आईडी कार्ड में बदला जाएगा। नहीं, मैं अगर वर्बली भी बता रहा हूँ, जो जिस बंदा रजिस्टर है वही बता सकता है पता तब्दील। रजिस्ट्रेशन का यही मरला है कि उनको जो वो इन्फॉर्मेशन देंगे वो हम रिकॉर्ड करने के और किसी वक्त बिल्कुल। जो सर गुलाम कासिम का भी ये सवाल है कि अगर वो मुजफ्फरगढ़ से ले रहा था तो क्या वो मुजफ्फरगढ़ में जाकर ही बता सकता है कि मैं लिया से लेना चाहता हूँ, पैसे मुझे मिल जाएंगे? बिल्कुल, हमारे ऑफिस में जाके वो अपना एड्रेस चेंज कर ले, तो उसके बाद जो उसकी किस्त है जो भी वो आपको उस जगह से मिल जाएगी। ठीक है, फरजाना का जो वो था वो रिकॉर्ड नहीं, शायद सर्वे नहीं हुआ। फरजाना अगर हमारी बात सुन रही हैं तो हमारे रिकॉर्ड में उनका आईडी कार्ड नहीं है, तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारे किसी भी करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाके अपना सर्वे करा लें। जैसे वो सर्वे कराएंगी 15 या 20 मिनट के बाद हमारी वेबसाइट पोर्टल पे जाके वो अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं, उनको पता चल जाएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, वो पता चल जाएगा कि सर्वे ही अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कॉल करते रहे, आपके जो जितने भी मसाइल हैं वो यकीनन इंशाअल्लाह। नवीद अकबर साहब, डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यहाँ मौजूद है, उनके साथ अहमद साहब मौजूद है। यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और। जी
वेलकम बैक टू द शो। बीच में से एक कॉलर थे नासिर साहब जिनका रह गया था, उस वक्त चेक हो रहा था उनका, अब उनका आईडी कार्ड नंबर से जो है चेक हो गया। जी सर, उनका क्या मसला है? नासिर साहब का मसला ये है कि उनका जो हमारा एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड है जिसपे हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उनका स्कोर है। अच्छा। अभी हाल ही में उन्होंने अपने सर्वे करवाया है, अब उनको 2025 तक इंतज़ार करना पड़ेगा अगले सर्वे के लिए। मैं इसकी वजह बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शायद हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम हर गरीब को अपने प्रोग्राम में कवर कर सकें या हम हर जगह पे बताते हैं। तो जितने हमारे पास वसाइल हैं उस हिसाब से हम तकरीबन 93 लाख ख़ानदानों को हम दे रहे हैं। और नासिर साहब का भी ख़ानदान जो है उनके स्कोर से लग रहा है कि वो गरीब है, लेकिन उतना गरीब नहीं है जितना जिनको हम दे रहे हैं वो गरीब हैं, इसलिए फ़िलहाल हम उनको दे रहे हैं प्रोग्राम में। सर सैलरी ब्रैकेट है कोई इसमें कि इतनी सैलरी ब्रैकेट हो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई बेसिक है जो अगर हम यहाँ बता सकें? बेसिकली हमारा ये है कि 30,000 माहाना जो फैमिली की इनकम है उससे कम वाले लोगों को हम बेनिफिट देते हैं। ठीक है। सो आपको पता है कि जो हमारी फैमिली इनकम, नॉट ओनली वन पर्सन, नहीं, इंडिविजुअल टोटल इनकम, फैमिली इनकम की हम बात करते हैं। और क्योंकि अभी आपको पता है कि जो हमारी पूरे खानदान की आमदन, पूरी खानदान, उर्दू में सो हम पूरे खानदान की इनकम के बेसिस के ऊपर जिनकी 30,000 से कम होती है उनको फिलहाल प्रोग्राम में शामिल करें। हालांकि आपको पता है कि 30,000 या इवन 35,000 भी सैलरी से गुजारा नहीं होता और वो लोग गरीब ही होते हैं जिनकी 35 से 40,000 जिनके बच्चे 7 है और 50,000 रुपया उनको आ रहा है, तो बिल्कुल क्या गुजारा करेंगे? बिल्कुल, ये बात वो भी बड़ा है। मुश्किल है उनके लिए गुजारा करना। लेकिन आपको कदगने इसलिए क्योंकि वसाइल नहीं है। क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे पास 2 बंदे हैं, एक बंदे की इनकम 30,000 है और एक की 35,000 है, तो हमारे पास पैसे देने के लिए एक बंदे को पैसे देने के लिए हैं, तो इसलिए हम उसको पिक करते हैं पहली प्रेफरेंस में। ठीक है जी। कुर्रतुल मुस्तफ़ा हैं जी हमारे साथ, रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें सर्वे करवाने गए हैं, उन्होंने हमें ऐड नहीं किया। अच्छा, आईडी कार्ड नंबर बता दें। 31,303 31,303 6213 6213 1604 1604। कुरत, एक बात बताइएगा, उन्होंने कोई वजह बताई कि आपको नाअहल क्यों किया गया उन्होंने, और क्यों अहल नहीं किया गया? सर, उन्होंने हमारा बेफार्म भी नहीं लिया, ना कोई बिजली का बिल हमसे कुछ भी नहीं लिया, ना कुछ पूछा उन्होंने। आईडी कार्ड नंबर लिया आपसे? नहीं, आईडी कार्ड भी नहीं लिया, कोई चीज भी नहीं ली उन्होंने। आपने बस आप उनसे मुलाकात हुई और आपको उन्होंने कह दिया कि आप नाअहल हैं। अब 2025 में। हाँ, और आपका आप नवीद साहब से बात कर सकती है अगर आप बात करना चाहें। डायरेक्टर जनरल बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद है। नवीद साहब जी, आपका जो सर्वे हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अभी दूसरे महीने में, इसी साल के दूसरे महीने में यानी फरवरी में आपका सर्वे हुआ है। और मतलब ये नाअहल नहीं हुए अभी सर्वे होगा फिर पता लगेगा। नहीं, इनका सर्वे हो चुका है। इनका सर्वे हो चुका है। जो उनकी कंप्लेंट थी वो ये थी कि हमें सर्वे नहीं किया गया। अच्छा। वो बेसिकली जब तक लोग प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होते वो यही समझते हैं कि उनका सर्वे नहीं हुआ। अच्छा। वो सर्वे उन्होंने करवाया हुआ है, फरवरी में सर्वे उन्होंने कराया हुआ है और इनका भी स्कोर जो है वो हमारे जो कट ऑफ है उससे ऊपर है। आपका जो सर्वे है वो हुआ है, और जैसे आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं ना, कहीं पे तालीम हासिल करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कहते हैं जी इतना स्कोर नहीं है तो आपको नहीं मिल सकते एडमिशन। इसी तरह ये तरीका है जी। फार्म तो लेते हैं, उन्होंने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, मैं इसका बिल्कुल बता देता हूँ। एक जो जहाँ से ये दोबारा इस प्रोग्राम में इनका स्कोर रिवाइज हो सकता है कि अगर इनका कोई बच्चा हमारे सर्वे में इंदराज नहीं है उसका, अच्छा, तो वो उसका इंदराज करवा सकते हैं। उस इंदराज करने के बाद हम दोबारा इनका जो है वो स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप दोबारा सेंटर जाएं मेरा ख्याल है, और अगर आपके किसी बच्चे का इंदराज नहीं हुआ उनसे कहें कि ये मेरा बच्चा है जिसका इंदराज सर्वे में नहीं हुआ हुआ, आप ये करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इनके 2 बच्चों का इंदराज है। अगर इनके बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो वो जरूर अपने बाकी बच्चों का इंदराज करवाएं। वो कह रही नहीं 2 ही हैं, जो मैंने सुनाई दिया 2 ही हैं। फरजाना है पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं 15 साल से मजदूर हूँ, तो मैंने फरवरी 2023 में सर्वे करवाया था। तो वो कहते आप नाअहल हो, आप इस्लामाबाद जाओ। अच्छा, इस्लाम मैं तो एक मजदूर हूँ। हाँ जी। आप अपना आईडी कार्ड नंबर बता दो। हाँ जी, 36402 77 475 आगे भाई पहले 30 77 475 आता है। अच्छा, 30 475 है। 30 475 है। दोबारा बताएं। 30 77 475
3077 अच्छा ठीक है, हाँ जी -2। ठीक हो गया। अभी पूछ लेते हैं, अच्छा आपने ये बताना है कि आपको कि आप किस जगह से कॉल कर रही हैं, किस जगह से? दोबारा ले लें। भाई मैं पाकपतन से कॉल कर रही हूँ और मेरी टांग कटी हुई है। आपके आईडी कार्ड में तो नहीं लिखा हुआ इस्लामाबाद का पता? आई डोंट नो 75 मैं बता देता हूँ 36-402 30777475 और 275 आपका पता तो नहीं कोई लिखा हुआ इस्लामाबाद का आपके आईडी कार्ड पे मुस्तकिल आरजी? पाकपतन से थी। दोनों एड्रेस पाकपतन के? क्या स्टेटस? हाँ जी ठीक हो गया। अगर 46 स्कोर है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं कि क्या ठीक है मसला जी, है। बहुत शुक्रिया फरजाना कॉल करने के लिए। जी सर क्या मसला है इनका? इनका स्कोर बहुत हाई है, मतलब हमारी वो जो सतह गुर्बत के करीब है वो भी नहीं है, मतलब तकरीबन इनका हमारा 32 है जिस पे हम बेनिफिट देते हैं, इनका 46 है, तो काफ़ी ऊपर है। देखें मतलब इसका मतलब है मिलना चाहिए ना सर नहीं, इनका बहुत हाई है स्कोर, इनका हाई है तो यानी कम होना चाहिए, 32 से कम 32 पे होना क्लोज चाहिए। कर देते हैं, उनका 46 है। सर बाज़िक से सॉरी हलीमा, मैं सिर्फ सर वो कह रही मैं माजूर भी हूँ, तो यही मैं पूछने वाली थी। हाँ। माजूरी लिखी है लेकिन जी स्कोर ज़्यादा है। देखिए माजूरी के लिए हम जो है वो 37 तक लोगों को बेनिफिट देते हैं, लेकिन अगर इसी का स्कोर 37 होता तो ये प्रोग्राम से बेनिफिट ले सकती थी। यानी कि अगर किसी घर में कोई माजूर फ़र्द है तो उनको हमने 5 स्कोर ऊपर रखा हुआ है, यानी नॉर्मल हमारा स्कोर 32 है और जिन घरानों में माजूरी होती है वहाँ पे हमारा स्कोर 37 है, तो वो ऑलरेडी हमने उसमें एक इसकी वो रखी हुई है। सर ये सर्वे दोबारा करवा सकती हैं अपना? हो सकता है कोई बच्चा मिस हो गया जी, अगर इनके घर का कोई फर्द मिस है तो वो अपना ज़रूर सर्वे अपना उसमें इंदराज करें, वो किसी भी वक्त करवा सकती हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त ये है कि ये पाकिस्तान बैतुल माल या इस किस्म के जो इदारे हैं वहाँ पे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि माजूरी के लिए उनके पास स्पेशल प्रोग्राम है। अब्दुल गनी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर, बताइए सवाल। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, सवाल बताइए सर। सर जी हमारा ये सवाल है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन साहब से कि ये जो इसका जिला बंदी है उसको खत्म किया जाए या ATM बहाल किया जाए, और ये ऐसा मसला है कि लोग एक जिले से दूसरे जिले में गया है ऐसे कि वो 400-500 किलोमीटर दूर है, अगर फिर ये वहाँ अपने पहले वाला जिले से जाए पैसे लेने के लिए तो 8,500 के लिए उन पर 6-7 हज़ार किराया आता है, इसका कोई हल निकालिए। सर अगर आपने सुनो, आपको वी साहब भी सुन रहे, आप एड्रेस चेंज भी करवा सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले जिक्र किया, आप सेंटर जाइए, आप वहाँ पे अपना तब्दील करवा लें एड्रेस, और फिर आपको उस जगह पे मिल जाएगा जहाँ पर आपको आसानी से रसाई है उस जगह की। ये बात अब नवीद साहब अगर आप कुछ कहना चाहें, नवीद साहब सुन रहे हैं आपको। जी इनको बताना चाहता हूँ कि जो ATM की उन्होंने बात की, ATM की जो फैसिलिटी है वो हम इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते में दोबारा बहाल कर देंगे। वो हमने एक टेक्निकल जो बैंक है उसने टेक्निकल एक एरर की वजह से उसको बंद किया हुआ था, ठीक है, तो वो जनवरी से इंशाल्लाह इनको ATM की फैसिलिटी मिलेगी। कहना आपने भाई? जी सर जी, ये मसला है कि लोग ऐसे सर्दियों में अभी घर में ला के आता है और गर्म इलाकों में फिर ठंडा इलाकों में जाते हैं, तो इसका मसला होता है एड्रेस चेंज करने में, ये भी मसला है। इनका नाम क्या है? अब्दुल गनी भाई, ये आपकी सहूलत के लिए है। अगर ये हम डिस्ट्रिक्ट लॉक या जो ज़िला बंदी है इसको हटा भी दें तो आपको आपके पैसे जो है वो निकलने का खदशा है, तो ये आपके पैसों को बचाने के लिए हमने ये रखा है। हमें पता है। सवाल है, अगर वो कह रहे जैसे मरी और इधर के इलाके में ये होता है कि मरी के जो लोग सर्दियों में इधर जाते हैं पिंडी में, और पिंडी में गर्मियों में वापस मरी चले जाते हैं, तो सर ये 2 दफा एड्रेस बार बार चेंज हो सकता है कि वो जब इधर आए 3-4 महीनों के लिए वो बदलवा दें, फिर बदलवा दें, तो फिर ये मसले का एड्रेस वो देखें हर क्वार्टर में हम पेमेंट करते हैं, अगले क्वार्टर की पेमेंट से पहले अपना एड्रेस चेंज करवा लें तो बेहतरीन हो गया। इससे ज्यादा और अब घर मेरा नहीं ख्याल आ सकती है। बहुत शुक्रिया जी। अरसलान है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैंने एक सवाल करना था नवीद अकबर साहब से। जी जरूर सुन रहे हैं आपको वो। सर मैंने ये पूछना था कि मेरे मोहल्ले में ना एक खातून है, उन्होंने ना गरीब खातून है, तो उसका ना एक 3 मरले का मकान है, कर्जा वगैरह लेके दिया था, वो उन्होंने बेचना है, तो कह रहे थे कि मेरे पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा मैं फोन करके आपका पता करवा देता हूँ।
अच्छा, वो उससे आमदन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं घर बेचूंगी तो क्या मेरे पैसे तो नहीं बंद हो जाएंगे? सर्वे एक बार हो गया, आई डोंट थिंक सो दोबारा सर्वे होता है या कोई फर्क? जी हाँ, 3 साल बाद दोबारा सर्वे होता है। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस बेसिस के ऊपर उनका कोई मुतासर नहीं होगा, प्रोग्राम से निकलने का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, दोबारा सर्वे कराएं, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे उस बेसिस के ऊपर। असलान आप मुतमईन हैं? आपको समझ आ गया? उससे कोई मुतासर नहीं होगा। उनका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज है उससे कोई मुतासर नहीं होगा। आपको वो ये बता रहे हैं क्योंकि आमदन में तो फ़र्क नहीं आया, तो सर्वे हर 3 साल बाद होता है, अगर आमदन में फ़र्क आता है तब बदलता है। अब ठीक है, मुतमईन है आप? बल्कि हमारा जो मतलब सर इन्होंने ना 6 माह हो गए सर्वे करवाया, लेकिन पैसे नहीं अभी मिले, तो कह रहे हैं कि मेरे पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे? तो शनाख्ती कार्ड बता दें। शनाख्ती कार्ड नंबर है आपके पास उन आंटी का? जी, उनका नंबर नहीं है पता है। अच्छा अरसलान, दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे, अगर मिले नहीं है तो बंद कैसे होंगे? मतलब इसका मतलब है कि शायद उनको मिली हुई है शायद 6 माह पहले। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, हमारा जो सर्वे है ना, जो हमें जो घर का फर्द हमें बताता है, जो भी वो अपनी इंफॉर्मेशन हमें देता है वो हम लिखते हैं, और उसी बेसिस के ऊपर उसका हम स्टेटस डिफाइन करते हैं कि वो गरीब है या गरीब नहीं है। तो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो 3 साल तक उसको दोबारा सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन 3 साल बाद लाजमी है कि वो दोबारा हमारे सेंटर के ऊपर आएँ, अपने आप को रीसर्टिफाई कराएं, दोबारा हमें अपना स्टेटस जो है वो इंदराज कराएं। फिर हम सर्टेन करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है वो अभी भी गरीब हैं या वो अपने उस गुर्बत की लकीर से निकल गए। ठीक है जी। पाकपतन से कॉल है, सिमी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी, मुझे ना एक खातून के बारे में पूछना था। जी जी, पूछें जी। उनकी वो बिल्कुल तन्हा रहती हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। अच्छा, तो इर्द गिर्द बहुत से लोग इस तरह के भी हैं जिनके मतलब घर में इनकम के जरिया भी हैं, तो वो इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनका कोई इस तरह का बन नहीं रहा है इसका। नहीं सिमी, फिर उनका गुजर बसर किस तरह से होता है, किस तरह से गुजारते हैं? ये जी इर्द गिर्द के लोग थोड़ा बहुत कुछ तो आपने उनको मशवरा दिया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना इंदराज करवाएं? जी, वो बस उनका होता नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर उनका मैं आईडी कार्ड बताऊं तो कि वो एलिजिबल है। ठीक है, आप आईडी कार्ड नंबर आप बताओ, बताएं आईडी कार्ड नंबर, उनका सर्वे हो जाएगा। अभी फौरन हो जाता है सर्वे? जी जी, सर्वे तो किसी भी वक्त जाके वो करवा सकते हैं और कोई कदर नहीं। वो ये कहना चाहिए कि अभी आईडी कार्ड बताएंगे ना, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ना? बिल्कुल, अगर हम ये देख लेते हैं, साथ चली जाए किसी भी सेंटर में, उनकी पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो यकीनन जिस तरह आपने बताया है वो तो यकीनन ये बात पता चल रही है कि उनका कोई आमदन नहीं है, तो यकीनन हो जाएगा। लेकिन आप आईडी कार्ड नंबर बता दीजिए उनका। जी, उनका है 3642 3642 26 36402 होगा। जी जी, 36402 26 96 385 और 6 है। ठीक हो गया। ठीक है सीमी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, बस अब आप उनको साथ लेके जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा, क्योंकि और साथ ले जाइएगा उन्हें, ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर सर्वे होगा और सर्वे के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उनको इस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज उनका हो जाए। अच्छा सर, जिन लोगों का ज़ाती घर होता है उन लोगों को भी मुझे लगता है कि शायद ये खदशा होने लग जाता है कि शायद हम एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा ज़ाती घर है, और वो लोग शायद एलिजिबल है जिनका ज़ाती घर नहीं है, किराए पे रहते हैं और मुश्किलात भी हैं। तो जिनका ज़ाती घर है, जिस तरह वो लड़के ने कॉल की थी कि 3 मरले का घर है उन आंटी का अपना, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर उनकी जो आमदन है वो 30,000 से कम है तो वो एलिजिबल होंगे? बिल्कुल, जो हमारा सवाल है वो बेसिकली ये होता है कि आपके घर में कमरे कितने हैं। हम ये सवाल नहीं करते कि क्या वो आपके ज़ाती घर है या आपने किराए पे लिया हुआ है। यानी अगर आप 4 कमरों में रह रहे हैं और वो किराए पे है और एक बंदा एक कमरे में रह रहा है, वो ज़ाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज़ाती मकान में रह रहा है और एक कमरे में रह रहा है वो अमीर होगा। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो एक कमरे में रह रहे हैं, 8 अफराद एक कमरे में रह रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो 4 कमरों के घर में रह रहे हैं तो वो उसका किराया भी उतना ही होगा, तो इसका मतलब है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो हम बेसिकली देखते हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को,
कि कितने लोग कितने कमरे शेयर कर रहे हैं, घर में कितने अफराद रहते हैं, ठीक है, उनके एसेट्स कितने हैं, कौन कौन से एसेट उनके पास हैं, तो उस बेसिस के ऊपर हम थोड़ी सी तल्ख बात हो जाएगी, लेकिन ये मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा। मैं आपसे मुलाकात हुई 1-to-1 भी हुई है और ऑन स्क्रीन में बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा हम लोग बड़े ब्लंट है जब भी हम बात करते हैं। मुझे ये बात इतनी अच्छी लग रही है कि इतनी निटी ग्रिटी पे आपने इसकी पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। हैट्स ऑफ टू द पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने इसका बनाया है, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि बहुत मुश्किल होता है लाइव टेलीविजन पर आकर बैठ कर कहना कि आए मुझसे सवाल पूछें, और मैंने अभी तक कोई ऐसा तल्ख सवाल नहीं देखा जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसका मतलब है काम अच्छा हो रहा है सर, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और गवर्नमेंट से मेरी ये दरखास्त होगी कि अल्लाह ताला इसमें इसके वसाइल को मजीद बढ़ाएं, क्योंकि ये वो ऐसा प्रोसेस है जिसको मैंने देखा है कि बड़ा ट्रांसपेरेंटली चल रहा है और बड़े लोगों की मदद हो रही है। एक किस्त मिल गई, दूसरी नहीं मिली, दूसरी लेट हो गई, यानी कि काम चल रहा है। सर हैट्स ऑफ टू, कूडोस टू यू, टू योर चेयरपर्सन, टू योर इंटायर टीम। मेरा ख्याल है इन लोगों के बगैर ये चल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आने के लिए, इस हिम्मत के लिए बहुत शुक्रिया। कि मैं चाहता हूं कि वो तल्ख बात ये है कि अल्लाह ताला सारे इदारे ऐसे काम करना शुरू हो जाए तो मुल्क की हालत बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन वी आर प्राउड कि कोई ना कोई इदारे बहुत सारे ऐसे जो अच्छा काम करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आपके जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग बैठे हुए उनका भी बहुत शुक्रिया। हम आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे पास होंगे नए मेहमान, आपने रहना है हमारे साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे थे कि मैं उस तरफ देख रहा था क्योंकि इतने खूबसूरत फनपारे यहाँ पर मौजूद हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कैमरे की तरफ देखूँ। मैं चाह रहा था कि एक एक स्कल्पचर को इतने गौर से देखूं कि मुझे उसकी अंदर की हर एक चीज़ महसूस होने लगे। ये कदर होती है आर्ट की। अगर आप आर्ट को उस निगाह से देखें जिस निगाह से उसने बनाने की कोशिश की है तो उसका थोड़ा सा तकरीबन हक अदा हो ही जाता है। आज हमारे साथ वो मौजूद है कि मैं चाहूँगा कि उनसे बात करें, क्योंकि ये सारा जो हाई रिलीफ स्कल्पचर आर्ट है ये उन्होंने खुद इनोवेट किया। जब इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये हाई भी होता है, लो भी होता है, मिडिल भी होता है, और इसे ऑल्टो रिलीवो भी कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो कहते हैं जिनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट आसिफ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर दिस ब्यूटीफुल स्टूडियो, और इतनी खूबसूरत फनपारे लाने के लिए और भी ज़्यादा शुक्रिया, और इतना खूबसूरत तैयार होने के लिए और भी शुक्रिया। बड़े अच्छे लग रहे हैं सर। सुबह कितने बजे उठते हैं? अभी तो ज़रा नमाज के बाद दोबारा सो जाता हूँ और फिर कोई 10-1 बजे तक। अच्छा, और रात को सोते जल्दी? रात को तकरीबन 2-1 बजे तक। कहते हैं जो जिनको फन से बहुत प्यार होता है, आर्ट से बहुत प्यार होता है, उनको ख्यालात रात को ही आते हैं जब वो आंखें बंद करते हैं। जब आंखें बंद करते हैं तो आते हैं, पर ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग के लिए कोई वक्त नहीं होता, कभी भी आमद हो सकती है। बेसिकली जब आर्ट में आप इसके अंदर घुस जाते हैं, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो आपके अंदर एक यू रिमेन इन द स्टेट ऑफ अ ट्रांस, और वो एक आपका डिस्कनेक्ट होता है बाकी दुनिया से, और वो टाइम होता है जब आप इसको सोचते हैं या इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो मेरी ज़्यादातर कैफियत यही होती है कि मैं ट्रांस में ही रहता हूँ। लेकिन वाकई जैसे हमारी ने कहा ना कि जो लोग आर्ट से मोहब्बत करते हैं वो रात को भी कभी उठ के कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट मोमेंट, और अब अगर मैंने ये ना किया तो जो मेरे अंदर तसव्वुराती ख्याल आ रहा है वो शायद मिस ना हो जाए, या वो उसका एलिमेंट मिस ना हो जाए। बेसिकली जब ये अभी तो थोड़ा मेरा काम एडवांस हो गया और मैं शायद उस जगह पे नहीं कर सकता जिसका मैं अभी जिक्र करने लगा हूँ। मैं इसको अपने बेडरूम में करता था, यानी अपने बेड के ऊपर बैठ के, और शुरू मैंने किया था फ्लावर मेकिंग से, और ये एक डो होती है, इट इज़ नोन एज कोल्ड पोर्सलीन। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं रात को सोते हुए भी वो बनाते हुए सो जाता था और सुबह उठता था तो फिर वो मैं बनाना शुरू कर देता। ऐसे ही होता है। तो एक वो कैफियत रहती थी। अब चूँकि एक अलग से स्टूडियो बना हुआ है और उसके अंदर अब काम ज़रा हैवी हो गया है, तो मुझे फिर उसके लिए वहीं पे जाना पड़ता है। आल्दो कि वो मैंने अपने घर में ही बनाया हुआ है। मेरी गैलरी है जो कि यहाँ पे ये जो कराल चौक है इसके करीब एक मेरी गैलरी बाय द नेम ऑफ नॉस्टैल्जिया गैलरिया के नाम से है।
तो अब चूंकि मैं अपना स्टूडियो एक घर में है तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, तो उसी में मैं सुबह 11 बजे के करीब जाता हूँ, फिर बाकी जो दिन की रूटीन होती है उसमें काम, नमाज वगैरह, और फिर दोबारा उसको शुरू आसिफ साहब, दिल में बड़े सवाल हैं आपके लिए और दिमाग में भी चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले कौन सा करूँ, तो वो जंग जारी है मेरे दिमाग में आपसे, लेकिन पहले दिल से मैं सोच रहा हूँ कि पहला ये सवाल कर लूँ। अगर कहें तो एक तल्ख सवाल से शुरुआत कर लूँ। जरूर। अच्छा आसिफ साहब, होता ये है कि मैं सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए पूछ रहा हूँ। जब हम उम्र के एक हिस्से में पहुँचते हैं तो हम कहते हैं कि अब 9 to 5 जॉब करनी है, पैसे जमा करने और बच्चों को उनका ख्याल रखना है, बच्चे कुछ कर जाए। हमारे यहाँ साउथ एशिया में ये होता है कि शादी के बाद हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हो गई ख़त्म, अब ज़िंदगी शुरू हो गई बच्चों की। अब हमने सिर्फ सोचना भी, ख्वाब भी देखने तो बच्चों के लिए, और फिर वो ख्वाब जो हम उनके बच्चों के लिए देखते हैं वो भी उन पर मुसल्लत करना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी कहीं चली जाती है, अपनी ख्वाहिशें भी हम उन पर डाल देते हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी हम ख़त्म करने लगते हैं। ये एक अलमिया है जो कि मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अगर आपके बारे में देखें तो आपने एक नई चीज़ को तख्लीक किया है, आप बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। क्या इस आर्ट को कहा जाता है कि माजी की यादें जो हैं वो डालते हैं इसमें, क्योंकि आप किसी जैसे नॉस्टैल्जिया नाम भी है, तो क्या माजी से आपका छुटकारा नहीं हुआ, इस वजह से आपने ये शुरू किया? ये शुरुआत कैसे की, ये क्या कहानी है? बेसिकली माजी को हम बड़े दो तरीके से हम देख सकते हैं। माजी को हम बड़े नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं कि आप अपने पास्ट से हट नहीं सकते। पास्ट दो तरह के हैं, एक पास्ट है हिस्ट्री, हाँ ठीक है, एक पास्ट है हिस्ट्री जो कि आपकी ह्यूमन हिस्ट्री है, दैट इज़ अ पास्ट, उसके साथ आपका लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। एक आपका अपना ज़ाती पास्ट है कि आपके पिछले एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो उसके अंदर रहना ठीक नहीं है। यानी अपने जो पास्ट है उसका जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, किसने आपको छोड़ा कि वो चला, जो भी किया उनसे आपको जान छुड़ानी है, उनसे आपको डिस्कनेक्ट करना है उस पास्ट से जो आपका ज़ाती पास्ट है। बट जो ह्यूमन पास्ट है, जो हिस्ट्री है, वो तो आपके साथ चलेगा, क्योंकि यही तो आपको लेके आगे चल रहा है। ये एक इर्तिकाई निज़ाम है जो इंसान को शुरू से लेके, जैसे अब पहले घरों में रहते और फिर वो मुख्तलिफ ज़माने चलते चले आए, तो वो उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन अगर फॉर सपोज आपका पास्ट में ऐसी यादें हों, अच्छी यादें हों, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारा बचपन बहुत अच्छा हुआ करता था, जैसा हम भी अक्सर अपने बचपन की बातें करने लग जाते हैं, हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। वही चीज़ अगर आपके आर्ट में आप इंडल्ज करने लग जाओ तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है? वो तो है ना, वो एक पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको ग्रूम कर रही हैं, जो आपके लिए बेहतर है, उन्हीं पे उनको तो आप करते हैं, अपने उसमें लेके आते हैं। लेकिन वो जो एक तल्ख चीज़ें हैं माजी की, उनको मेरा ख्याल है छोड़ देना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये था। अच्छा, माजी की जो अपनी तल्ख यादें ना, उनको छोड़ के अच्छी यादों को समेट लेना चाहिए। आसिफ साहब, ये मेरी मिथ है जो मैंने अपने दिमाग में क्रिएट कर ली है, वो ये है कि मैंने देखा है अगर पेंटिंग को सिखाने के लिए बच्चों को भेजो जिन्होंने सीखा हुआ है, वो इतने बड़े आर्टिस्ट मैंने आज तक उनको नहीं देखा। मैंने हमेशा बड़े ट्रेनर्स, बड़े आर्टिस्ट उन्हीं को देखा है जो सेल्फ टॉट होते हैं, जो खुद से सीखते हैं, जिन्हें खुद की जुस्तजू होती है। आप मार्को पोलो ले लें, आप कोहेलो को ले लें जो राइटर है, यू टेक द नेम ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट, पिकासो देख लें, दे आर ऑल सेल्फ टॉट। अपने सादकैन देख लें, गुलजी देख लें, ये एक भी नहीं है जिससे ट्रेनिंग ली हो कहीं किसी, या जो प्रोफेशनल उसी में पढ़ के आया हो। बेसिकली जब मैं इसकी कतन मुखालफत नहीं करता हूँ कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए अगर आपको, लेकिन जब आप किसी ट्रेनिंग लेते हैं तो आप उस एक पैरामीटर के अंदर कन्फाइंड रहते हैं। यानी मे बी जब आप उससे बगावत नहीं करते, तब आउट ऑफ द बॉक्स जो फीलिंग्स हैं या अपनी जो अप्रोच है उसको आप नहीं लेते, तो जब आप उससे बाहर निकलेंगे तब आपका आर्ट पैदा होगा। और मैं आर्ट ये समझता हूँ कि ये तो कुछ भी आर्ट है जो आपके, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान को जबिल्ली जो एस्थेटिक्स दिए हुए हैं, वो जो उसको जब इजहार किया जाता है तो वो किसी सूरत में हो। और आर्ट कोई अच्छा बुरा नहीं होता, आर्ट आर्ट होता है, वो इंसान के एक जो तख्लीकी ज़ेन से या तख्लीकी कलम से या तख्लीकी ब्रश से निकल रहा है, तो वो एक खूबसूरत चीज़ है और वो जैसे भी है। अच्छा, आपकी हर आसिफ साहब आपकी हर चीज़ में ना एक पास्ट का जिस तरह है वो एम्फसाइज़ किया गया है। कोई भी पेंटिंग उठा के देख ले, पुराने ज़माने के दरवाजे, पुराने ज़माने की खिड़कियाँ जो एक टाइम पे बड़ी हुआ करती थी,
आजकल हमें नजर नहीं आती और बड़ा इंसान उससे, मैं तो बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। आपकी बात कट रही है, लेकिन अगर आप मेरे गांव चली जाएं तो आपको भी यही मिलेगा, मेरे घर के दरवाजे ऐसे ही। हाँ, मतलब उसी तरह की जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। अगर हम ये कहें कि उस ज़माने की जो चीज़ें थी जो आज आपके इन फनपारों में नज़र आ रही हैं, वो आज के ज़माने की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टिव या ज़्यादा उनके अंदर इंसान पुरकशिश थी, तो क्या ये गलत होगा या नहीं? ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही इसको एनालाइज किया है। और जो वो आपने बात की थी ना कि आप जो अपने पास्ट है उसकी अच्छी चीज़ें, यही वो अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप अपने पास से लेते हैं। हमारे बचपन में, हमारा बचपन ज़रा आपसे भी थोड़ा पहले था ऑब्वियसली, तो हमने वो टाइम देखा है, हमने वो एक टाइम देखा है जो कि सदियों से चला आ रहा था, ठीक है। हमने उस टाइम को ब्रेक किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके अंदर एक सुकून था, एक ठहराव था, लेकिन जूं आप आगे बढ़ते चले गए इस मशीनी, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। तो जब आप उन हालात से उसमें रहते हैं तो शायद मेरा वो नॉस्टैल्जिया का है भी यही है कि उस टाइम पे रहा जाए जो आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत गोल्डन ईरा था, गोल्डन ईरा था। अभी तो जो नफ्सा नफसी है हर तरफ, जो ख़ास करके ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसने, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, लेकिन शायद हमारी नई जनरेशन को वो एहसासात नहीं है जो हमें थे। हम जब किसी बड़े शहर में जाते थे, किसी ऐसी जगह पे, तो हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरती होती थी, उसको हर गली आगे मुड़ने से हमें अच्छा लगता था कि क्या उसके अंदर नई चीजों को देखना, सीनरीज को देखना, चीजें देखने। आप ऑब्जर्वेशन और अटेंशन स्पैन कम हो गया है, क्योंकि डिजिटल ने इतना कम कर दिया है कि आपके सामने रखी चीज भी आपको नजर नहीं आती। हम कॉलर लेते कशिफ राना, की मुख्तसर सवाल आपसे करूंगा। सर मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने अपने नाम के साथ हमेशा डेट लिखी है, ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो कि मुझे नहीं लगती कि क्या ये हादसाती तौर पे इन दो फ्रेम्स में आ गई है, या आप अक्सर शुरू पे मैंने लिखी हैं डेट्स, लेकिन शायद उसके बाद मैंने खत्म, वो मतलब अगर लेट्स से कि आज से कुछ अर्सा बाद तक ये आर्ट रहा तो एटलीस्ट पता हो कि ये कब बनी है। ठीक है, कशिफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर कशिफ, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर और जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत जुमा मुबारक हो। हाँ बहुत शुक्रिया। हुमायूं और हलीमा, आज मेरा पेपर भी है और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। किस चीज का पेपर है आपका? मेरा अलहुदा का। हाँ, अलहुदा का। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे, आपने बस एक काम करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और आपने हमारे लिए दुआ जरूर करनी है, हमारी पूरी टीम के लिए, जब आपका आज ये पेपर होगा। मेरी सारी दुआएं आपके लिए हैं। बहुत शुक्रिया। और सर से भी मेरा सवाल है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा ख्याल है कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है और वो हर जज्बे को बड़ा शिद्दत से महसूस करता है। मार्टिन लूथर एक साइंसदान था, वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन काम इंतकाम की हालत में किए। मेरा सवाल ये था आपसे, क्या कभी आपने इंतकामन कुछ पोर्ट्रेट किया, और अगर किया तो फिर वो कैसी तस्वीर निकल के सामने आई? खूबसूरत सवाल है, मुझे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा कशिफ, बहुत शुक्रिया। देखिए हर इंसान के अंदर एक मुख्तलिफ मेरा ख्याल है उसके एहसासात होते हैं, तो मैंने कभी कोई चीज़ इंतकामन तो नहीं बनाई, ऐसे तो मैं अब वो कहूँगा तो मेरा ख्याल है वो इंतकामन महंगी बेच दीजिए इसको महंगी बेचूंगा, ये नहीं मुझे अच्छा लगा। शायरी में शायद ऐसा होता है कि जब जैसे उसने शायर ने कहा था ना कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। तो ये तो ऐसे है कि हाँ, आर्ट की मुख्तलिफ अक़साम हैं जिसके अंदर ज़ाहिर है जो आपके अंदर हादसे गुजरते हैं उसका वो अक्सी करता है। बिल्कुल जी। सिमा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह खैर, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? हाँ हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और एक और सुबह तारीफ में खुशामदीद कहती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आज भी किसी ने खुशामदीद, तो जो कॉलिंग लाइन की सिचुएशन है ना, एक और तारीफी शाम भी होनी चाहिए मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे आप का यही जज्बा, यही मोहब्बत हमें आगे जाने का हौसला देती है। जी आमीन। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट तो होते ही खूबसूरत लोग हैं, तो इस हवाले से मैं ये बात करूंगी कि जो आर्ट है ना, ये कतारसिस का ही जरिया है। बिल्कुल।
इसमें जो इंतकामी और नेगेटिविटी की तो गुंजाइश ही नहीं बचती ना, ये वैसे ही आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। दिल हल्का होता है आपका, यकीनन सही कह जी रही जी, और माशाल्लाह सर का बहुत ही खूबसूरत काम है और आर्ट होता ही काबिले तारीफ है। बिल्कुल ठीक है। बहुत ऐसे लोगों को देख के हम तो इंस्पिरेशन ही हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मेहमान आप सलामत रहे, बुलाए बहुत और- बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सर अब आप आ जाए, हम ये कैसे हो सकता है कि इतने महंगे। कश्यप के सवाल का जवाब दे दिया था उन्होंने? हाँ वो हाँ दे दिया था उन्होंने, कहा था मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया। सर वापस आके अब आपकी पेंटिंग्स के बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये कैसे बनाना का शुरू किया? हाई रिलीफ फाइबर ग्लास पे जो पेंटिंग्स, ये जो फन पारे हैं, ये क्या होते हैं? हाई रिलीफ क्या होता है, मिडिल रिलीफ क्या होता है, लो रिलीफ क्या होता है? ये क्या यकीनन इससे रिलीफ मिलता है आर्टिस्ट को या देखने वाले को? ये पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। जैसा हुमायूं ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम जब वापस आएंगे एक एक पेंटिंग के हवाले से पूछेंगे कि किस तरह से बनाई गई, किस तरह से शुरुआत हुई। सर पहले तो सबसे पहले बताएं कि आपने शुरुआत पेंटिंग से की और इस आर्ट की तरफ आप कैसे आए कि ये बाहर निकला हुआ जो नज़र आता है ये क्यों बनाना शुरू किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लगता था या पेंटिंग करते करते एहसास हुआ कि ये बनाना चाहिए? हाई रिलीफ पेंटिंग होती भी क्या है, ये आपने बताना है। अच्छा, पहली बात यह है कि मैं कभी भी पेंटर नहीं रहा हूँ। नहीं, मैंने कुछ चीज़ें आपकी देखी हैं जो बहुत शुरू की है, वो इस तरह से हाई रिलीफ नहीं है। नहीं, वो पेंटिंग है, वो मेरी गैलरी के चूंकि पेंटर्स मेरे पास हैं तो वो करते हैं। ओके, मेरा काम सिर्फ रिलीफ का है। ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा है बड़ा, आज से कोई 20 साल पहले हमारी मिसेज जो हैं वो एक जाया करती थी, सीखती थी। ये उस ज़माने में टीवी के ऊपर शो भी लगते थे, वो फूल सिखाया करते थे। शायद आप लोग बहुत छोटे हों। तो उसी को वो एक डो बनाया करती थी और उस डो को कुक करना पड़ता था किचन के अंदर। बिल्कुल। तो जब वो कर रही होती थी, मैं कहता था ये क्या तुम हर वक्त लगी रहती हो, ये बना कुक करती रहती हो। वो बनता तो है लेकिन बाहर कुछ खाने के लिए आता नहीं। तो एक दिन वो जो डो थी उससे मैंने लिया और मैं आई स्टार्टेड प्लेइंग विद इट। और फिर मैंने भी उससे थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे फूल बनाने शुरू कर दिए और उसने मुझे बड़ा एक मतलब अच्छा फील किया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उसी टाइम पे फिर वो मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, वो जो कोल्ड पोर्सिलीन या जो डो है वो। और मैंने आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि मैंने उसके साथ खेला ना। तो फिर शुरू में कैथारसिस आपके लिए वो? जी कैथारसिस तो ऑब्वियसली। तो मैंने शुरू में उसके फ्लावर्स बनाए, काफ़ी कुछ कई सालों तक मैं फ्लावर्स बनाता रहा। और दिए भी? जी दिए भी फ्लावर्स? हाँ, वो नहीं, मैंने तो किसी को क्या देने थे, मेरे तो सारे उठा के ले गए जिस को नजर आया। आपको शौक चढ़ गया शायद देने के लिए भी कि किस किस को देने फ्लावर्स? नहीं, वो जिस को दिए वो बस ऐसे ही ले गए। वो आज तक कभी वो तो, और फिर अभी मेरे पास है भी नहीं वो उनमें से कोई भी जो मैंने बनाए हुए हैं। ओहो, क्या फूल या जिसको दिए फूल? वो नहीं दिए वाले तो मिले, भाभी के साथ दिए वाले तो मिले ही नहीं कि किनको दिए थे। वो जो फूल हैं वो भी नहीं रहे। तो इस तरीके से ये चलता रहा सिलसिला। फिर मेरे जहन में आया कि यार मैं इसको ज़रा दूसरी तरफ लेके जाऊं, आर्ट के किसी दूसरे सिन्फ में। हाँ। तो फिर उस जो कोल्ड पोर्सलिन है ये बेसिकली बहुत पुराना मटेरियल नहीं है। आर्ट की दुनिया में इसके ऊपर काम नहीं हुआ। जो आर्टिस्ट हैं वो बेसिकली क्ले के ऊपर काम करते हैं या कोई दूसरे आजकल जो मटेरियल्स आ गए हैं। ठीक है। जो कोल्ड पोर्सलिन है इसके ऊपर काम बहुत कम हुआ है, यानी जितना मैंने काम किया है शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। उसकी कोई रीजन, कोई खास मुश्किल है ये है कि शायद ये एक तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसको हैंडल करना शायद नहीं था, या लोगों तक ये पहुंचा। टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है ये।
ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग, तो वो पीस जो भी होता है वो उसकी डिटेलिंग के हिसाब से पता चलता है कि उसके ऊपर कितना टाइम लगता है। तो 1 महीने से लेके तो 6 महीने तक भी एक पीस के ऊपर लग जाते हैं। तो इसमें फिर वही मैंने इनको इस चीज़ में लेके आया। लेकिन फिर जो कोल्ड पोर्सिलीन है वो भी एक तरह का टेम्परेरी किस्म का मटेरियल है, यानी उसके ऊपर असरात होते हैं मौसम के, लेकिन रहता है। अभी भी मेरे कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं जो कि आज से 20 साल पहले बनाई थी और वो उसी शेप में है, बट इसके अंदर फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। और वो लिमिटेशंस ये हैं कि यानी ये एक तो श्रिंक होता है जब आप बनाते हैं, फिर इसका पानी के साथ इसके अंदर वो चेंजेस आ जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे मीडियम में कन्वर्ट किया जो कि ज़रा ज़्यादा लंबा अरसा चलता है, जो है फाइबर, ताकि ड्यूरेबल हो। ठीक है, एक कॉलर भी ले लें साथ में अगर आपकी इजाज़त हो। यहाँ जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और हमारे मेहमान खास को बहुत सलाम हो। और इनका जो काम है वो तो है, लेकिन आई एम रियली इंस्पायर्ड जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया है, और काश के हम लोग ये समझने की कोशिश करें। माजी वाली बात थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, इसलिए कि देखिए इन्होंने एक बात कही ना, इन्होंने बात कही कि माजी के गमों में बैठ के और माजी के में खोकर अपने हाल को खराब ना करें। ये बड़ी समझने वाली बात है कि आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आर्ट की जो बात की ना, आर्ट मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर हम इतनी नॉलेज है ना, हम अपने क्रिकेटरों के अदाकारों के नाम पूछेंगे वो बच्चे जनरल नॉलेज बता देते हैं, लेकिन अगर कि 4 आर्टिस्ट पाकिस्तानी के पीछे किसी को एक नाम भी नहीं पता होगा। दैट इज वेरी बैड। क्योंकि देखिए इंसान ना जितनी भी पढ़ लिख ले, अगर इंसान कैलकुलेशन करता रहे जिंदगी भर सब कुछ करता रहे, लेकिन उसके अंदर जमालियाती हिस्स नहीं होगी ना, आर्टिस्टिक उसके अंदर थिंकिंग नहीं होगी, तो कभी भी नेचर को प्रेज नहीं कर सकता, रिश्तों को नहीं समझ सकता। अभी इन्होंने एक बात की ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए गैजेट्स हैं, सब कुछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, इट्स वेरी स्मार्ट, बट इट कांट प्रोड्यूस द इमोशंस। इमोशंस इंसान के पास होते हैं, तो जो आर्टिस्ट होता है ना वो इमोशंस को समझता है। और हमें भी बात समझनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ना जरा हटके सिर्फ A ग्रेड और B ग्रेड बनाने के बजाय उससे आर्ट लवर बनाए, उसको कम से कम एटलीस्ट नेचर से लविंग करने के बजाय इस तरह की चीजें जो आर्ट्स की जो फन पारे हैं जैसे इनका है, अभी मैंने देखा तो इनके बारे में उनको शगफ रखे तो बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में। अब मेरा जो सवाल है इससे ये देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब जो है ना, हमारे यहाँ जो हम अपने बचपन में ड्राइंग भी करते थे, बहुत सारी चीज, हर एक बच्चे को एक बैलेंस शख्सियत बनाने के लिए चीजों का होना जरूरी है, लेकिन अब हमारे यहाँ वो चीजें इतनी रही नहीं है। ठीक है, हर चीज इतनी कंप्यूटराइज मैकेनाइज हो गई है कि वो अपनी जो वैल्यू, अपनी जो आर्टिस्टिक जो आपकी सलाहियत है ना, वो इतनी नहीं होती जितना आप डिपेंडेंट मशीन्स पे कर रहे हो। मैकेनिकल हो गया सारी जिंदगी, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात है कि आप ये क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ आर्ट की प्रमोशन किस हद तक हो रही है? अगर देखें, मैं इतने बड़े चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम चैनल, मैंने नहीं देखा किसी आर्ट वर्क के प्रोग्राम आ रहा हो, या पहले जिस तरह होते थे कि लोग विरसा आता था, कुछ आपके आर्टिस्टों के बारे में बताया जाता, तो अवेयरनेस जो है ना हमारे यहाँ, वो जो हमारे इतने लोगों ने काम किया हुआ उसकी हमें पता ही नहीं वो क्या है। तो आप जरा इसके बारे में फरमाइए। और एक और मेरा आखिरी सवाल मेरा, सॉरी मोमायू, मेरा ये है कि एक बच्चा अगर वो आपका आर्टिस्ट बनना चाहता है तो हम उसे क्यों बाउंड करते हैं कि वो इंजीनियर, डॉक्टर या IT स्पेशलिस्ट बने? बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बात वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, आप वालिदैन को वहाँ तक बच्चों को बात पहुँचाने देते ही नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, वो एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। तलत आंटी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तो उस हिसाब से 12 बजे के बाद से तो वो आफ्टरनून और नून वाला सफर शुरू हो रहा है। अच्छा, जुमा मुबारक बेटा। जुमा मुबारक आपको। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने मौजूद मेहमान को मेरी तरफ से मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। पहुंच गया, सुन भी लिया उन्होंने। हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जो है ये काम देखा, और इत्तेफाक की बात है कि ये मेरे भांजे, भतीजे, भाई मेरे ना, ये भी किसी न किसी तौर आर्टिस्ट हैं ये लोग। और ये कि इनके, और जो मेरा भांजा है उसकी तो 1-2 पिक्चर्स वो कैडेट कॉलेज पिटारो के पड़े हुए हैं, वहाँ पे लगी हुई हैं तस्वीरें, माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। और हलीमा और हुमायूं, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जी जी।
वो बेटा ये है कि सुबह अब माशाल्लाह ये प्रोग्राम ही बहुत अच्छा है और आपका फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छा था। बहुत शुक्रिया। वो इंफॉर्मेटिव। मैंने कहा बस मैं एक जुमला कहूंगी कि इस कार्य खैर में और दूसरे लोग भी अपना हिस्सा डालते जाएं। आपने जिस खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम मैनेज और अरेंज किया है ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत दुआएं आपके लिए। मालूम नहीं आप कितनी दुआएं समेट रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई हिसाब किताब नहीं है। अल्लाह ताला खुश रखे, आपने इसको रियलाइज किया, बहुत बड़ी बात है हमारे। नहीं और आप देखिए मेरा तो आपको मतलब खुशखबरी और दुआ देने के लिए फोन कर रही थी, फिर मैंने नहीं मिलाया उस वक्त। फिर मैंने कहा भी मिला के अच्छा बेटा बहुत दुआएं और मैं बहुत शुक्रिया अपने मौजूद मेहमान की तरफ से बहुत अच्छी इनकी चीजें हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये माशरा शायद इन्हीं लोगों के साथ मेरे ख्याल में हमदम है आज तक, वरना तो शायद इस माशरे में अगर ये लोग ना हो तो ये माशरा ऐसा हो कि काट खाने को दौड़े। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उन्होंने जाहिया ने जो सवाल किया है उसी को मैं बताऊँ। आपको लगता है आजकल ज़िंदगी बड़ी मैकेनिकल हो गई है? इस मैकेनिकल ज़िंदगी की वजह से आजकल आर्टिस्ट की कदर नहीं रही। और दूसरी बात, जब उन्होंने बात की तो मुझे एक चीज़ सर मैंने कहा आपसे पूछूं, आपके पास तजुर्बा है। वो कहते हैं कि एक्टर्स का नाम पूछो तो आएगा, सबका आएगा। क्या ये वजह है कि वो एक्टर्स अपनी पब्लिसिटी डिजिटली कर रहे हैं, वो आजकल के दौर के साथ जुड़ गए इसलिए क्योंकि हमें जानते हैं, क्योंकि हम आजकल के दौर के साथ अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं? क्या आर्टिस्ट को ये शौक ही नहीं है कि उसको सब जाने, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसको सिर्फ वो जाने जिसे आर्ट की कदर है? ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसे नहीं है। बात ये है कि वो हर कोई अपनी चाहता है कि उसको जाना जाए, उसको पहचाना जाए। अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो वो दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन जो आर्टिस्ट हैं या वो जो एक तो टीवी ड्रामे वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। तो अब वो जो दिख रहा है वही लोग उसको देख रहे हैं। आर्ट अब चूंकि थोड़ा सा पीछे होता है, उसको इस तरीके से या तो कोई प्रोग्राम्स नहीं होते। मैं तो यही समझता हूँ कि इस तरह के टीवी चैनल्स के अंदर आर्ट को सिखाने वाले प्रोग्राम होने चाहिए जो कि थोड़ा सा लोगों के अंदर शऊर पैदा करे, उनको थोड़ा सा एक दूसरा, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी कैथारसिस है जो आर्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आर्ट बना के कोई पिकासो बन जाए, ऐसे नहीं है। सिर्फ ऐसे है कि आप जब अपने हाथों से काम करते हैं तो आपको एक रिलैक्सेशन जो फीलिंग आती है और जो आपके केमिकल्स माइंड के अंदर बनते हैं वो आपको अच्छा फील कराते हैं, तो आप कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया के साथ जो आपके झंझट है। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि वो थोड़ा बहुत कुछ करे, अपने हाथ से कुछ करता रहे, कोई वो स्वेटर बुन ले, कुछ कर ले, लेकिन वो उसको होना चाहिए। कभी बेगम ने किसी पेंटिंग में साथ दिया आपका साथ में? बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि शुरू उन्हीं की तरफ से हुआ था। तो पेंटिंग की शुरुआत किसी और? नहीं, इनमें तो खैर वो मुझे उनका काफ़ी अच्छा वो नैक है, एस्थेटिक सेंस है। वो मुझे कहीं पे कोई खराबी हो तो वो बता देती हैं कि इसको थोड़ा सा यूं कर लें, ये ठीक नहीं है। हाँ, इसमें क्या कहती हैं? ठीक नहीं वैसे कोई नहीं तो देना, थोड़ा सा हमें भी तो पता चले ना क्या वो यही कहती हैं कि इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे, नाक थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको ठीक कर ले ऐसे। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से पहले मेरे ख्याल में अगर मैं से पूछ लूँ, कॉल ले ले, कॉल है हमारे पास, हम कॉल ले लेते हैं। अच्छा, कॉल ले लेते हैं, फिर हम पूछेंगे कि फनकार क्या कहता है, क्या है इसकी ज़ुबान और ये क्या है। हमारे साथ कोई मेहमान है जो है यूली हलीमा की फैमिली से होती है, मेरी फैमिली से कभी कोई मेहमान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि बेगम हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा जी कैसी आप? मैं ठीक हूँ बेटे, कैसे हो हुमायूं? आंटी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कॉल से मुझे बड़ा एक मसला है। क्या? ये जो ऑडियंस से कहते होंगे ये क्या यतीम पैदा हुए से कोई नहीं कॉल करता, मेरे घर वाले कभी कॉल नहीं करते और उनके पास सिर्फ एक वजह कि नंबर ही नहीं मिलता, तो मेरे घर वाले फारिग हैं, कभी नहीं कॉल करते। ये तो बेटे अपने अपने नसीब की बात है ना, मैं तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं भी आपकी माँ ही। आंटी आप एक बार करना, एक काम करें ना, एक बार आपने अगली बार कॉल करनी है, आप मेरी अम्मी बन के कॉल कर लेना। पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाते, किसी को क्या पता चले कौन है, आपने कर देनी है कॉल। अच्छा, सबसे पहले तो हलीमा आपको और हुमायूं को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है कि जिससे मुझे अपने माजी की खुशबू आ रही। हाय हाय। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस कहतुर रिजाल के दौर में एक ऐसे गौहर को तलाश करना और उसको लाके अपने सामने बिठाना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और एक ऐसे आर्टिस्ट जो न सिर्फ अपने
जो उनकी वो है काम वो अपना लेके आए हैं। उसके साथ साथ आपको वो शायरी भी सुना रहे हैं, और शायरी भी हमारे ही जमाने की सुना रहे हैं। वो 2 शेर अभी सुना चुकी हैं, आप लोगों ने किसी ने उस पे वाह नहीं। मैंने किए मामा जी, हमने किए मैंने आप बताएं आसिफ साहब, क्यों खामोश बैठे हुए? बिल्कुल की है जी आपने। मसला ये है कि वो जो पुरानी शायरी है वो आजकल की नस्ल को जरा समझ नहीं आती, इसलिए अच्छा नहीं, मुझे तो समझ आई। और जब इन्होंने कहा ना कि वापस लौटा रहा हूँ, फिर मैंने कहा अगर अगली बार किसी ने मुझे कहा कि तुम इतने बदतमीज क्यों, तो मैं कहूँगा जी जो दे रहे हो ना वही लौटा रहे हैं हमें। आंटी आपने ना जितनी अच्छी उर्दू बोली है ना, उससे मैं अगर आपको कहूँ कि आप करती है मेरे साथ मॉर्निंग शो। ये वाली जुल्फिकार ज्यादा बेहतर है जो मेरे से बात कर रही है। वो समझने में ही वो आप समझ लें वो मैं ही बैठी हुई हूँ, मुझे ही समझ के आप। आंटी खुदा का वास्ता अभी इससे रोना शुरू कर देना है, फिर इसको चुप कराना कर, इसके मोटे मोटे आंसू गिर जाने इस बात पे कि मामा ने क्यों कह दिया कि मैं हूँ। बस क्योंकि बेटे वो हमारा जो ईरा था ना, वो ऐसा ईरा था जिसमें ये आतिफ साहब भी कुछ हिस्सा उनका भी शामिल जरूर होगा, जो मुझे उनकी बातों से लग रहा है। ना तो आजकल शायर हैं, ना वो मौसीकी है, ना वो आर्टिस्ट हैं, और ना कुछ भी नहीं है। सभी कुछ हमने अपनी नजरों के सामने बदलते देखा, और हम शायद वो आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने एक ईरा से दूसरे ईरा में जाने में इतना जल्दी टाइम। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात कि वो हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो इसलिए अब ऐसे चीदा और नादिर लोग जो हैं वो हमें कमी मिलते हैं जिंदगी में, और मुझे अल्लाह ने सेहत दी तो मैं एक दफा इनसे जरूर मिलना चाहूंगी। आसिफ जी वेलकम। तो मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। लोग शायद हमें जिंदा रखने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे दोनों बच्चों को मेरा बहुत प्यार, और अल्लाह सलामत और ज्यादा कामयाबी दे। तो मेरी दुआएं आप सब लोगों के लिए, जितने कैमरामैन खड़े हैं, हसनैन, बाकी इम्तियाज, जो लोग हैं। इम्तियाज को तो निकालें बीच में से, ये क्या आपने इतनी अच्छी बातें करके आखिर में इम्तियाज को भी घुसा दे। दोनों आपके मेकअप आर्टिस्ट जो मेरे बच्चों के साथ मिलते हैं उनको बहुत बहुत प्यार। इनको ये भी पता है 2 हो गए। अच्छा आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। कभी किसी माँ को किसी ने ये नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ माँ सदके माँ वारी से बात की। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खुदा का वास्ते ब्रेक ले लें, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रेक, मुझे भी ब्रेक चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। आपको क्यों चाहिए? जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग काफ़ी देर से चाह रहे हैं कि पेंटिंग्स के हवाले से डिस्कस करें, लेकिन जाहिर है बातों में हम भी कहीं और निकल जाते हैं, आप लोग भी कहीं और निकल जाते हैं। लेकिन आसिफ साहब टाइम क्योंकि थोड़ा रह गया, मैं चाह रही हूँ कि आप 1 बाय 1 हर पेंटिंग का बताएं, और इस वाली पेंटिंग से शुरुआत करें, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ना, ये तो देख के मुझे 100% पता है कि सबको नाना नानी का घर याद आ रहा है। बेसिकली ये जो दरवाज़ा है, ये अगर आप लाहौर में जाएँ तो वहाँ पे नौनिहाल सिंह की हवेली है। जी जी। दिस इज़ वेरी फेमस हवेली, एंड इट वाज बिल्ट बाय रंजीत सिंह जो कि रूलर थे पंजाब के। हाँ। तो नौनिहाल सिंह वाज हिज ग्रैंड सन। तो उन्होंने उस नौनिहाल सिंह के लिए, अपने पोते के लिए ये हवेली बनवाई थी। although it was very unfortunate कि नौनिहाल सिंह was very young, he was 19-20 years of age, और जब उसको कोरोनेशन उसकी होनी थी, he was and the same day he was killed, he was died. तो ही कुड नॉट जहर दिया था मेरा ख्याल है। नहीं, वो अगर आप लाहौर के शाही किले में जाएं तो वो एक गुरुद्वारा है और उसके साथ एक दरवाज़ा है, ऊपर से किसी ने कोई चीज़ फेंकी थी जो उसके ऊपर गिरी थी और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो ये वो नौनिहाल सिंह की हवेली है। फिर अंग्रेज़ों का दौर आता है तो उन्होंने फिर इसको विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, और आज भी उसके अंदर यही विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल है। अगर आपका लाहौर के अंदर जाना हो या आप गूगल के ऊपर कर लें तो आपको बिल्कुल यही दरवाज़ा उनका जो है वो मिलेगा जो कि उनका है। जबरदस्त। और साथ वाले ये अच्छा, ये जो ओरिएंटल पेंटिंग्स हैं
कुछ ओरिएंटल पेंटिंग्स को मैंने किया है 3D रिलीफ में। तो ये स्क्राइब के नाम से पेंटिंग थी। स्क्राइब कातिब को कहते हैं, जब पुराने वक्तों में कातिब होते थे जो हाथ से लिखा करते थे। मैं तो उर्दुल में चला गया था। जी जी, ये वही ये इजिप्ट का है जो वो है सिविलाइजेशन। जी सिविलाइजेशन। अच्छा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, अमेरिकन एक बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफर हैं बाय द नेम ऑफ स्टीव मैकरी। ओके। एंड आपने उनका नाम तो शायद ना सुना हो, लेकिन उनका काम देखा होगा यकीनन। और वो एक जो अफगान गर्ल थी विद द piercing आईज, जो बड़ी फेमस, that very famous one, yes, he is that photographer जिन्होंने वो एक सीरीज की बड़ी थी। खूबसूरत आंखें हैं। ये शरबत बीबी, ये वही बात है जो याहिया कह रहे थे कि हमने देखा हुआ है लेकिन नाम हमें नहीं पता वो कि क्या है। शरबत बीबी अफगानिस्तान की, अभी तो खैर वो उसकी भी एज काफ़ी हो गई है। तो वो जो एक फ़ोटोग्राफ है जिसने उसको दुनिया में मशहूर कर दिया, ये उनका एक फ़ोटोग्राफ था अफगानिस्तान के अंदर। और फिर मैंने उनको एक ईमेल किया और मैंने कहा जी कि मैं आप इसके फ़ोटोग्राफ को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू अ 3D रिलीफ। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी, तो मैंने इसको जो है 3D रिलीफ में पेंट किया। ये अफगानिस्तान का बेसिकली वो कल्चर शो ये उनकी एग्जैक्ट वही पेंटिंग है जिसको अगर आपने 3D बना दिया। आप इसको भी अगर गूगल करेंगे तो आपको यही फोटो मिल जाएगा नेट के ऊपर जो उनकी तरफ से ये जो है दरवाजे के अंदर, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि पर्दा नजर आ रहा है, खातून जो है वो कुछ चीजें ऑब्वियसली उसमें नहीं थी जो मैंने इसमें क्रिएट की हैं, तो इसको मजीद अपने एनहांस करने के लिए। जैसे खिड़की उसमें नहीं है तो मैंने खिड़की इसमें क्रिएट की। खिड़की आपने बड़ी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रही है और थोड़ी सी खुली हुई है, मुझे लगता है कोई चांक जी ऐसे ही थोड़ा सा जो है ना खुला हुआ। पुराने जमाने के होते भी थे, एक के ऊपर एक वो आता था, है ना, एक के ऊपर एक। आप ऐसे वो उस जमाने की मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं अभी मेरा 21 साल उम्र है तो थोड़ा सा नहीं 21 साल नहीं 19 साल, 2 साल आपने बढ़ा दिया। ये इसका मुझे जानना है कि ये भी इसी तरह वही ओरिएंटल पेंटिंग में एक बाय द नेम ऑफ स्ट्रीट मर्चेंट। तो हमारे वक्तों में भी ऐसे होता था कि दुकानें लगी होती थी अमूमन स्ट्रीट्स के अंदर भी लगा दिए जाते थे जो होते थे उनमें वो खुले मसाले और वो वाली दुकान, वो ऐसी चीज है। तो ये भी उसी तरीके से मसाले। लाइक हाउ डिड यू नॉट फॉरगेट कि ऐसे मर्चेंट्स के पास अक्सर अगर आप देखें एक बिल्ली बैठी होती है। कैन यू सी द बिल्ली? हाँ मैंने अब देखी है। हाँ वो मैं इसको इतने माइन्यूट तरीके से वो देख रहा हूँ कि उसमें अक्सर एक बिल्ली वो बैठी होती है और वो एक मनहूस सी बिल्ली होती है जो उधर से नहीं जाती नहीं, वो बैठी होती है उसके पास। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जिनको बिल्लियों से डर लगता है तो वो हुश हुश करते हैं, वरना बिल्लियां बड़ी प्यारी होती हैं, बट मैं वैसे कह रहा हूँ प्लीज आप लोग इस पे मेरे पे ना शुरू हो जाइएगा। नहीं मुझे डर लगता है बिल्लियों से बहुत। अच्छा मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज लग रही है ना वो ये जी है ना, जो पुराने जमाने की हम बाल्टियां कह लें या आप मर्तबान या इस तरह की चीजें, ये वुडन क्या कहते हैं, ड्रम कह लें, ड्रम यस, जो हम अक्सर कार्टून्स में देखते हैं जिसके अंदर जो आपको अमूमन मिलते हैं यूरोप में। इजिप्ट में मिलते हैं, इजिप्ट में अभी भी है। मैं व्हेन आई वेंट देयर तो हाँ उन्होंने अभी भी रखे हुए ये उसमें रखे हुए और बड़ी बड़ी खूबसूरती से आपने इसको। अच्छा ये जो बाबा जी हैं ये कुछ पीस रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ये हाथ से कुछ बना रहे हैं। मैं भी शायद पकोड़े बनाने के चक्कर में ये बनाल वाले बाबा हैं जो बनाल में पकोड़े पकाते थे, उधर से आपने बाबा जी उठाए। अच्छा इसमें कोई ऐसी पेंटिंग है जिसमें आपकी जो आपकी ज़ौजा है उनकी कोई इसमें एडिशन हो कि यार आसिफ साहब नहीं आसिफ साहब तो नहीं कहती होंगी वैसे? नहीं कहती तो क्या है जो भी ऐसी बात नहीं। वो क्या कहती है? बेसिकली एक वक्त आ गया था वो बेचारी तंग आ गई थी कि पहले आप उनसे तंग थे उनके पकाने से, फिर वो फिर मेरे से तंग आ गई कि ये इतना ज्यादा जो तुमने गंद बनाया हुआ है इसको कहीं, और वो भी बेडरूम के अंदर। हाँ, मैं ये पूछने लगी थी कि बेडरूम के मेरे बेड के नीचे वो सारी चीजें पड़ी होती थी, वो मैं खींचता था और उसके ऊपर करता। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खैर वो फिर उसने कहा कि ये बहुत ही है कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो मेरे से नहीं रहा जा रहा, कहीं अलग कर लो कुछ अपने आप को या नहीं पेंटिंग को। तो वो ऑन लाइटर नोट उसने कहा कि या ये रहेगी या मैं रहूंगा, मतलब या ये रहेगी या मैं रहूंगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर अपना कोई बंदोबस्त कर
नहीं, इट इज ऑन अ लाइटर नोट, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कभी की। लाइटर नोट नहीं है भाभी साहब, आपके लिए इन्होंने कह दिया, आपने घर जाके इशारों किनारों में इनको इन्होंने आपको नहीं, कह अभी दिया। तो खैर वो काफी उसके साथ हो गया। अब तो मेरा चूंकि गैलरी अलग बन गई है, वो अलग, तो ज्यादा सेटिंग हो गई, डिस्टर्बेंस नहीं होती। हाँ, जो मैं लगाना चाहता हूँ वो नहीं लगता मेरे घर में, वो उनकी अपनी मर्जी से ही लगता और ये आपकी सारी पेंटिंग्स जो आपकी हाई रिलीफ 3D जो है, इससे सबसे मुख्तलिफ ये है जी, इसमें ठंडक का एहसास है। बेसिकली ये नया एक तरह का आपने अभी आजकल जो चूंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती हैं इंटरनेट के ऊपर, एक ड्राई वॉल आर्ट है ज़्यादातर, ये जो रशियंस हैं उनके अंदर मशहूर है, जो दीवार के ऊपर ही बनाया जाता है। जी, दीवार के ऊपर बनाया जाता है, दीवार के ऊपर ही बनाया जाता है। ये दीवार के ऊपर जो आर्ट बनाया जाता है वो चूंकि एक दीवार के ऊपर फिक्स होता है, एक्वेरियम के लिए होता है, एक्वेरियम भी उससे नहीं, अभी घरों में बनते हैं। ये काफी इसके ऊपर काम हो रहा है, इसको ड्राई वॉल आर्ट कहते हैं, जिसके अंदर एक खास किस्म की पेस्ट वगैरह इस्तेमाल होती है जिसको वो करते हैं। अनीला की कॉल है वाकई से, अगर आप इजाजत दें। अनीला अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। सुबह खैर जी, क्या जुम्मा मुबारक। जुम्मा आपको भी जुम्मा मुबारक। पहले तो माशाल्लाह आपके प्रोग्राम की तारीफ बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि कल हमारे इधर लाइट नहीं थी वहाँ में, तो कल मैंने रिपीट में शो देखा। कल जो आपने बच्चे वो गेस्ट बुलाए और आज के माशाल्लाह गेस्ट, और आज जो आपने पहला सेगमेंट किया उसकी तो क्या ही बात है। क्योंकि मैंने खुद इसलिए कॉल नहीं की कि उस टाइम फिर जो मुस्तहिक लोग हैं वो कॉल कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको पता है, मैं जल्दी से एक बात कहूंगा, मुझे लिटरली लगा था कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें शायद आप लोग हमसे खफा हो कि आप हमसे बात नहीं करते, लेकिन आप लोग इतना कोई हमसे प्यार करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कि आपने उसको भी हमारा सराहा रहे कि हमने वो वाला हाफ उनको दिया। आपका अच्छी बात है, जिन लोगों को जरूरत होती है उस टाइम की, उन्हीं के लिए यूटिलाइज करें आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और सर का आज काम देख के यकीन जानिए इतना दिल खुश हुआ, दिल कर रहा है कि हम इसके अंदर चले जाएं। इतना खूबसूरत किसमें जाने का दिल कर रहा है आपका? कौन सी वाली पेंटिंग के अंदर जाने का दिल कर रहा है? वैसे मैं बताऊं, मेरे वो डोर वाली, वो आंटी के साथ। जी अच्छा, ओके। मेरा नहीं ख्याल फानी, बहुत आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलीना जी हमारे साथ लास्ट कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। हलीमा आपने मुझे काफी देर से फोन करी थी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा, तो मैंने उनको बताना था यहाँ लाहौर में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो लोग पैसे खाते हैं। आप एक काम करें, आप अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिखवा दें पीसीआर में, तो दे विल इंशाल्लाह सेंड यू नंबर, वहां तक आपकी रसाई करवा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ठीक है, आप लिखवा दें। बहुत शुक्रिया। मैं यकीन माने जितनी तारीफ की जाए कम है, और सर अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और सेहत दे और आपको मजीद इतना काम करने की तौफीक दे, ना कि सिर्फ ये आपकी बेगम को अल्लाह ताला हिम्मत दे कि आपको बर्दाश्त कर सके। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आजकल मैं काम कर रहा हूँ लाहौर वर्ल्ड सिटी के साथ। अच्छा, जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है कामरान लाशारी साहब के साथ, उसके हेड हैं, तो वो उसके हेड हैं। तो उन्होंने मैंने जो यहाँ नेशनल आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन थी तो वो वहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ। तो मैं आजकल वज़ीर खान जो हैं उनकी लाइफ के ऊपर एक काम कर रहा हूँ। यानी वज़ीर खान वो थे जो कि एक हकीम थे चनियोट के, और उन्होंने फिर नूरजहान का इलाज किया, तो इस तरीके से वो कोर्ट में चले गए। उनके हवाले से मस्जिद वज़ीर खान भी बड़ी मशहूर है। जी, तो उन्होंने फिर शाहजहां ने उनको लाहौर का गवर्नर बनाया। जी, उस दौरान उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान बनाई। उनका असल नाम जो था अलीमुद्दीन अंसारी था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन्होंने वो मस्जिद बनाई, उस वक्त उन्होंने उसको टाइटल दिया था वज़ीर खान का। तो उसके सिलसिले में उनके साथ काम कर रहा हूँ, जो कि पूरी उनकी लाइफ के ऊपर डिपिक्शन है। इसी तरह रिलीफ में कोई 9 रिलीफ होंगे जो कि वहाँ पे शाही जो हमाम है, तो आप वहाँ पे काम करें। इंशाल्लाह जी, हम कोशिश करेंगे कि वो भी लोगों को दिखाएं और उसको फिल्माएं। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, और आप लोग अपना वीकेंड जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह खैर।